हल्की फुल्की रिकवरी के बाद बाजारों में फिर से है दबाव का माहौल। आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते के पहले दिन देखते हैं क्या कुछ रिकवरी आती है या फिर रहेंगे बाजार दबाव में ही। युद्ध के इस बढ़ते हुए माहौल के बीच में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी और क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कोई राहत नहीं आई सर, हल्की रिकवरी हुई बट उसके बाद बाजार फिर से फिसलते और डीएस लो पर आते हुए दिख रहे हैं। तो आखिरी 1.5 घंटा लग रहा है दबाव वाला सर, मुश्किल वाला समय है दीप, और कहीं कोई रिलीफ के संकेत है नहीं है। और प्रॉब्लम वही है कि सिर्फ एक आध चीज़ हो तो आप संभाल पाएँ कि चलिए रशिया यूक्रेन लड़ते हुए दिख रहे हैं और उसमें नई बात नहीं है, लेकिन साथ में एफआईएस की इतनी तेज़ बिकवाली, बढ़ता हुआ कच्चा तेल, बढ़ते हुए कमोडिटीज़ के दाम, ये सारी चीज़ें वो है जो परेशान करने वाली है। और उसके ऊपर लीवरेज पोजीशन में मार्क टू मार्केट लॉसेज आना। बस अच्छी बात ये है कि क्योंकि सीरीज की शुरुआत में हम हैं तो काफ़ी कुछ जो डैमेज होना था, अब लोगों को लग रहा होगा कि जिन्होंने फरवरी की सीरीज में रोल ओवर नहीं किए उन्होंने अच्छा काम ही किया। कम से कम वहीं पर आपके लॉसेज जितने कट गए क्योंकि मुझे याद है जहाँ फरवरी की सीरीज आपने 17,700-800 के आसपास मेरे ख्याल से की थी, 17,500 के आसपास की थी सीरीज की समाप्ति। तो कम से कम वहाँ से आप काफ़ी बेहतर हैं। एटलीस्ट कम से कम आपने 1,500-2,000 पॉइंट तो बचा लिए और स्टॉक्स में तो उससे कहीं ज़्यादा बचा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपके मार्क टू मार्केट लॉसेस की वजह से या मार्जिन की वजह से आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन कट करे तो वो मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब तक का जितने फॉल्स का मार्क टू मार्केट लॉसेज आने की वजह से जब पोजीशन कटती है उसके बाद में आपको उसके नीचे के लेवल हमेशा मिलते हैं। और ये भी सच है कि लेवल हमेशा नीचे के मिलते हैं, और उससे बड़ा सच ये कि तब आप ले नहीं पाते जी, तब आपको और ज़्यादा डर लगता है। तो जितना डर 17,500 पे, उससे ज़्यादा डर 15,500 पे लगेगा। तो वो वाली चीज़ होती है। इसलिए क्या है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बट एनीवे, अब एक हल्की फुल्की रिकवरी में आप देखिए 16,000 भी पार नहीं कर पाए, वो 15,950 पर ही जाकर रुक गए, अटक गए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देखिए 33,500 भी ढंग से पार नहीं हुआ। सो कोई साइजेबल रिकवरी है नहीं, और है नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब कल एक समस्या और है आपके लिए हल्की फुल्की है लेकिन है। एग्जिट पोल पर भी बाजार अपना रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। अगर ठीक ठाक आए तो ठीक, नहीं तो गिरने का एक बहाना और मिल जाएगा हमें कि चलिए, हालांकि कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन भाई रोज लेवल पे तो है ही है ना। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि आज से 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद नहीं होगी, लेकिन 3 घंटे बाद तो होगी ना। तो वो वही वाली बात है। तो बहुत सारी चीज़ें, चलिए अब तक जो हुआ है वो तो देख लें एक बार। दिन के विश्लेषणों के करीब है बाजार, 15,800 के आसपास आ चुका है। कितना एडजस्ट करे आदमी, लिमिट होती है एडजस्ट करने की। 18,000 से 17 किया, 17 से 16 किया, 16 से 15,000, मतलब कितना एडजस्ट करवाओगे भाई। और मत करवाओ प्लीज़। हो गया, बड़ी मुश्किल से 16,000 की आदत डाली थी, अब 15,000 बोलना पड़ रहा है। 15,800 के करीब है इस वक्त, और लगभग 1,800 पॉइंट गिरकर बैंक निफ्टी भी बहुत बुरे हाल में है। 32,600, माई गॉड, 32,450 बोल रहे थे, तो 32,432 का लो है, 32, हाँ, लगभग उस लेवल के पास बैंक निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो ये है 32,775 हुआ, ये है 32,450 से अगला लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 32,450। हाँ, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल्टी, ऑटो, रेट सेंसिटिव स्टॉक सारे के सारे दबाव में। ये सारे इंडेक्स 5% कमजोर है। स्टॉक की बात नहीं कर रहा, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये इंडेक्स 5% कमजोर है। मेटल ने थोड़ा बचाने की कोशिश की, आईटी, ऑयल गए शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी, लेकिन बाजार का मूड सुधारने के लिए काफ़ी नहीं है। डाउ फ्यूचर लुढ़कता अब 600 अंक नीचे हो चुका है, यहीं से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। बीच में एक बार डाउ फ्यूचर 200 अंक सुधरा था नीचे स्तरों से, तो ऐसा लगा कि मामला ठीक हो रहा है। अब 650 अंक डाउ फ्यूचर जा रहा है, 2% नीचे है, और यहीं से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। यूरोप में भी 2% तक की गिरावट अब हो चुकी है। तो हर तरफ से काफ़ी प्रेशर वाला, काफ़ी दबाव वाला मामला आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं राहत के संकेत नहीं है। यूरोप के बाजार भी अब 5% तक आपको लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस देखिए, वहाँ पर जो नेचुरल गैस के दाम है वो $2,700 पहुँच चुके हैं नए रिकॉर्ड स्तर पर। तो बहुत ही बुरी हालत इस समय बाजार की है। और जैसा अनिल जी भी अभी आपको बता ही रहे थे, बुरा हाल बना हुआ है। थोड़ी देर में सर से डेटा भी लेंगे, स्ट्रैटेजी भी समझेंगे और जानेंगे बाजार का मूड माहौल किस डायरेक्शन में आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए, तब तक कुशल और देवांशी हैं तैयार। पहले चलते हैं कुशल के पास खबरों वाले शेयर्स जानने के लिए, और फिर देवांशी से जानेंगे कुछ अहम ट्रिगर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज सबसे अहम ये रहेगा कि यूपी के 7वें चरण की वोटिंग खत्म होगी और साथ ही 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके एग्जिट पोल आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ा फोकस हमारा बना रहेगा। साथ ही 3 कंपनियां सन टीवी, मेट्रो ब्रांड्स और एनएलसी इंडिया, यहाँ पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर इन कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है। कल श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस पर नजर रखिएगा क्योंकि दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही वॉकहार्ट का जो राइट्स इश्यू था 225 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो ऐलान किया गया था उसकी एक्स डेट होती हुई दिखेगी। और ग्लोबली अगर आप देखें तो उसमें जापान और यूरोप के जीडीपी आंकड़े आते हुए दिखेंगे चौथी तिमाही के। साथ ही चीन के सीपीआई आंकड़े यानी कि इन्फ्लेशन डेटा फरवरी के, यहाँ पर ये नंबर्स आएंगे। बुधवार 9 मार्च यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी साइरस मिस्त्री द्वारा मिस्त्री वर्सेस टाटा केस में, यहाँ पर उस पर हियरिंग होगी। साथ ही पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। पेन्नार इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए, बाईबैक पर विचार किया जाएगा इनकी बोर्ड बैठक में। और प्रधानमंत्री मोदी जो है पोस्ट बजट वेबिनार करते हुए दिखेंगे 9 मार्च को। प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर यहाँ इस वेबिनार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही वेदांता 13 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का जो ऐलान किया था उसकी एक्स डेट भी 9 मार्च है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से खबरों वाले शेयर्स? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आज कैम्स है जिस पर आपको नज़र रखनी है, जहां पे फिनटेक प्लेटफॉर्म में 51% हिस्सा उन्होंने खरीदा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हरियाणा के साथ उन्होंने एक करार किया है लॉन्ग टर्म के लिए। 35 इयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे पावर सप्लाई करने के लिए ये करार उन्होंने किया है हरियाणा डिस्कॉम के साथ। टीवीएस मोटर्स जहां पे बांग्लादेश में टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल कंपनी ने लॉन्च कर दी है। एक्सिस बैंक ने भारती एयरटेल के साथ एक करार किया है एक फाइनेंशियल सोल्यूशन देने के लिए। ओवरऑल दोनों कंपनी से मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और एल&टी पर नजर रखें जहां पे B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कंपनी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी यहां पे लॉन्च किया है, तो आने वाले समय में थोड़ा सा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स भी जहां पर रखनी है नजर। इस बीच ओएनजीसी का ब्रेकआउट देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 13% ऊपर ओएनजीसी इस समय जाते हुए आपको दिख रहा है। बड़ी बड़ी मूव फिलहाल आ रही है। सुमित जी भी हैं हमारे साथ तैयार, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सचिन जी, पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी भी जुड़ने की तैयारी में है। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। ओएनजीसी इतना बड़ा ब्रेकआउट 13%, अब यहाँ से अगली चाल क्या है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए ओएनजीसी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आज देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी लग रहा है जल्दी यहां से 200 का लेवल दिखा सकता है, तो इतना ऊपर फ्रेश बाय थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रिस्की है, बट ओवरऑल बाय पोजीशंस बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 190 का लेवल टूटने के बाद 200 के पार जल्दी ही ओएनजीसी देखने को मिलेगा। बहुत लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो लग रहा है कि इतनी जल्दी इजीली रुकने वाला नहीं है। इस बार स्टॉक 200 के ऊपर का लेवल जल्दी ही दिखाएगा। पोजीशंस होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे में 175 178 के आसपास बनेगा। ऊपर में 200 रुपए से लेकर 210 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी जिस पर रखनी है नजर। 200 के पार जाने की तैयारी दिखा रहा है ओएनजीसी, गेल, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, पेट्रोनेट, कोल इंडिया, नाल्को, ये सारे के सारे कमोडिटी प्लेज हैं जहां पर आपको बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं सचिन जी का बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। यहाँ पर एसआरएफ में बिकवाली करने की सलाह होगी। जिस तरीके से इसने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी एंड जिस तरीके से वॉल्यूम्स यहाँ पर बिल्ट इन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्विंग होना चाहिए, जो लगभग 2065 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। सो बिकवाली करनी है एसआरएफ फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 2174 पे एंड एक ही टारगेट दूंगा 2065 का। ओके, तो 2065 पर आपको टारगेट लगाना है, 2174 का है। स्टॉप लॉस एसआरएफ पर करनी है बिकवाली, इस पर भी वीकनेस आपको बनती हुई दिख रही है। चलिए यहाँ पर भी आप गिरावट एक्सपेक्ट करके चलें। वेदांता में अच्छा मूव बन रहा है, 3% ऊपर इस समय वेदांता का स्टॉक दिख रहा है। बंसल जी, गुड आफ्टरनून। वेदांता पर कोई राय सर? दीपांशु, वेदांता तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल काउंटर है, हर डिप पे खरीदारी की राय है। इवन इनफैक्ट मेटल्स को देखें तो आज उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं है जिस तरीके से पीएसयू स्पेस के अंदर है, बट मेटल्स को भी खरीदना चाहिए और मेटल्स में वेदांता, टाटा स्टील टॉप पिक्स हैं, तो वेदांता पर खरीदारी की राय है।
तो वेदांता पर भी खरीदारी की राय बन रही है, नजर रखते हैं इस पर। जेके सीमेंट, इस पर बड़ा ब्रेकडाउन आया है, जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, सीमेंट स्पेस में एंट्री ले रहा है। ऐसे ही दिन इसने अनाउंस किया है जिस दिन हम देख रहे हैं कच्चा तेल 14 साल की ऊंचाई पर है, वैसे भी काफी हेविली कंटेस्टेड स्पेस है ये। कुणाल जी क्या राय देंगे सर जेके सीमेंट की चार्ट पर जिस तरह से आज ब्रेकडाउन आया है? देखिए सीमेंट स्टॉक्स में काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जेके सीमेंट की बात करें दीपांशु, तो यहां एक बहुत ही क्लासिकल टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर बना, एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन आता हुआ हमने चार्ट पर देखा है। तो मेरी राय में देखिए सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन है, स्टॉक में आपको और गहरा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 2000 रुपए के आसपास सेटल होगा तो उन स्तरों के आसपास खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। ओके, फिलहाल वेट एंड वॉच करें, ये राय है आपके लिए। थोड़ी सी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में, ये 650 पॉइंट नीचे था, 525-500 पॉइंट के आसपास नीचे है, तो हल्की सी रिकवरी, 0.5% की रिकवरी आई है। मतलब जो आई है अब क्या करेंगे 125-150 पॉइंट की रिकवरी जरूर आई है, लेकिन इतने तो आजकल 100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी तो बड़ी मामूली सी बात हो गई है। एक टिक में हो रहा है, एक टिक में होता हुआ दिख रहा है। पर बैंक निफ्टी सर सपोर्ट पर आ रहा है 450, 500 के नीचे आया, 480 तक 32,450 है एक्चुअली सपोर्ट। उसके ज्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले 400 लगभग आ चुका है, मतलब वहीं पर बेसिकली दीप अभी 471 का लो है फ्यूचर्स में, सॉरी स्पॉट में तो यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ, बाद में फिर सब लेवल आ जाते हैं वो वाले जो लेवल निकालो नहीं तो वहाँ पहुँच ही जाता है मार्केट। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। स्टॉक का भाव चल रहा है 199। स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है, रिसेंट के स्विंग लोस ब्रेक हो चुके हैं और स्टॉक नवंबर 2020 के लोस पे आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से 10 से 15 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है इंडस टावर। इंडस टावर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर 206 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के सीएमपी पे बिकवाली करें। इंडस टावर के अंदर जो नीचे में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 190 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 185 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन का व्यू लेके काम करें 206 के स्टॉप लॉस से। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 195 वाला पुट अभी 8.5 का या 8 रुपए 60 पैसे का अभी भाव चल रहा है, इसमें खरीदारी करें। 5 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट 195 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स में 190 से 185 के टारगेट इंडस टावर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडस टावर में राय बिकवाली की आती दिख रही है इस वक्त सुमित जी की तरफ से। ओके, आइए बढ़ते आगे और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल किरण जी भी। किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताइए किरण जी। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। दीप आफ्टरनून। देखिए शुक्रवार को भी हमने केमिकल स्टॉक्स पे बिकवाली की सलाह दी थी। आज एसआरएफ पे सेल कॉल दिया था, आज सचिन जी ने दिया है तो उनको धन्यवाद। पहले तो आज बेचना है दीपक नाइट्राइट जो कि 1825 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1850 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपए दूर। टारगेट्स काफी बड़े हैं अनिल जी। मेरा पहला टारगेट रहेगा 1730 का, तो 1730 यानी इधर से लगभग 100 रुपए का फॉल हमें देखने को मिल जाना चाहिए। ये 1 से 2 दिनों में होना चाहिए। बड़ी अच्छी सपोर्ट्स टूटे हैं और नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो सीधा 1730 के आसपास है। 730, 1740 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा ये। ओके, तो दीपक नाइट्राइट ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय। 1730 तक के टारगेट क्लियर, स्टॉप लॉस लगाना है 1850 के आसपास का। नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ। नवीन फ्लोरिन सुबह किसने बोला था? जय ने कहा था, करेक्ट। मतलब सारे केमिकल्स क्या वजह हो सकती है? ऑयल ना, इनके लिए भी रॉ मटेरियल, ऑयल डेरिवेटिव्स तो होते हैं ना इनके लिए। रॉ मटेरियल, करेक्ट, रॉ मटेरियल से तो बनता है। एक ही चीज है सर। 1900 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी, आ गया 32,450 भी आ गया बैंक निफ्टी। 15,750 निफ्टी, 32,450 बैंक निफ्टी आ गया। तो ये है। चलिए, कमज़ोर तो है ही, क्या कर सकते हैं, मामला तो सीधे सी है। एक एक करके एक स्टॉक। इस बीच में हम कुछ और शेयर ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी मार पड़ती दिख रही। कैश मार्केट के स्टॉक्स आप देखिए, आईबुल रियल 7% नीचे आ चुका है। बाद अब कैश के स्टॉक्स भी बहुत आज जबरदस्त गिरावट
आई थिंक सर प्रॉपर्टी शेयर्स में वैसे भी वो जो मेट्रो सेस की बात चल रही है, हाँ, तो वो मुंबई भी बेस्ड शेयर्स में तो वैसे भी है, बट 100 के नीचे इंडिया बुल्स आ गया। ये बड़ी गिरावट है, इस पर आप जेके सीमेंट, एफएसएन ई कॉमर्स कौन सा हुआ? नायका भी 11% नीचे आज। अरे नायका, अरविंद लिमिटेड 10% नीचे, सोचिए। वैल्यूएशन कम होता है सर अब इन सब में। वैल्यूएशन कौन देखता है अब तो खैर कोई नहीं, इस लेवल पे तो नहीं देखता सर। मदरसन सुमी देख लीजिए, 125 पे आ गया। कुछ शेयर देख के तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्प्लिट हुए हों। मैं पहले वही चेक कर रहा था। गोदरेज कंज्यूमर 8% नीचे है, सोचिए। तो ऐसा हाल है, समझ के बाहर की चीज़ें क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आइए बढ़ते आगे और फोकस पूरी तरह से कच्चे तेल पर। आज हिंदुस्तान के बाजारों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह ये मजबूत कच्चा तेल है। लेकिन पिछली बार जब कच्चा तेल 140-145 डॉलर की रेंज में पहुंचा था, तब धुआंधार तेजी हुई थी और उसके बाद में गिरावट आई तो भी बड़ा तगड़ा हुआ। लेकिन आइए तब और अब के इसको पूरे माहौल को कंपेयर करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा आनंद है। नेहा बताइए, पिछली बार जब कच्चे तेल में इतनी बड़ी तेजी बनी थी, अब हम फिर से रिकॉर्ड हाइस के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तब क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, क्या फर्क है, क्या समानता है? सर डिस्टर्बेंस तभी भी थी, अभी तो युद्ध वाले हालात हैं और सप्लाई डिस्ट्रप्शन का क्लियर खतरा हमारे सामने दिखा। उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें हैं जो अब बहुत तेजी से रिकॉर्ड स्तर की तरफ भाग रही हैं। अब तो जेपी मॉर्गन की तरफ से या बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो वाकई में डरा रहे कि 185 और $200 जैसे स्तर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अभी तो सप्लाई वाली दिक्कत है। हमने 10 साल पहले भी कच्चे तेल की कीमतों को चढ़ते हुए देखा था, लेकिन तब $120-130 के पास आके वो सिमट गई थी। लेकिन जो सबसे आप कह सकते दिल दहला देने वाली जो तेजी आई थी वो हमने साल 2008 में देखी थी, जब कच्चा तेल, इनफैक्ट वो डेट है 3 जुलाई 2008, जब हमने कच्चे तेल को $145 के रिकॉर्ड स्तर छूते हुए देखा था। अब उस समय जो वित्तीय संकट हमने देखा था कि अमेरिका से उसकी शुरुआत हुई थी और वहां का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, पुराना बड़ा पॉपुलर भरोसेमंद लीमन ब्रदर्स, उसके कोलैप्स के साथ ही हमने देखा कि पूरा वहां का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट केम क्रैशिंग डाउन। और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक डिफॉल्ट होते हुए चले गए, उसके बाद हमने देखा कि कच्चा तेल बहुत फराटा रफ्तार से ऊपर की तरफ भागा। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, हमने देखा जैसे ही वहां की फेड ने स्टिमुलस प्लान लेकर आने की घोषणा की, सोना भाग गया। सोना रिकॉर्ड स्तर $1000 प्रति ऑन्स का रिकॉर्ड स्तर सोने ने भी छू दिया अभी। और उस समय में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि कच्चा तेल अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि 21% की साप्ताहिक मजबूती लेकर बंद हुआ है। ब्रेंट की बात करें 25% की स्ट्रेंथ दिखी है। हमने जब रिसर्च की तो इसमें पता चला कि अब तक सिर्फ ऐसे 5 ही मौके हुए हैं जब साप्ताहिक जो स्ट्रेंथ है कच्चे तेल में वो 20% से अधिक रही है, और 4 में से 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि ये तब हुआ है जब रिसेशन वाले हालात बने हैं। तो इस लिहाज से कच्चे तेल की ये जो मजबूती है, क्योंकि 2008 में भी हमने देखा था कि ग्रेट रिसेशन का आगाज हो गया था जब अमेरिका में हाउसिंग मार्केट का बबल हुआ था और हमने एक के बाद एक डिफॉल्ट होते हुए देखे थे। तो उस लिहाज से कच्चे तेल में ये जो रिकॉर्ड तोड़ तेजी हम देख रहे हैं या मल्टी ईयर हाइस पर जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ये उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए अभी के जो हालात हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रतिबंध लगते चले जा रहे हैं रशिया में, ये ना सिर्फ बैंकों के लिए खतरा पोज कर रहे हैं, बैंकों के लिए तो हम देख ही रहे हैं कि खासतौर से यूरोपियन बैंक है जिसमें रशिया के कुछ बड़े डेट्स हैं, $100 बिलियन वर्थ के डेट एक्सपोजर बताए जा रहे हैं। तो ये यूरोपीय बैंकों के लिए खतरा पोज कर रहे हैं। अमेरिका के लिए भले ही इतनी खतरे की बात ना हो, लेकिन जब कुछ बड़े बैंकों के नाम यहाँ सामने निकल कर आते हैं, जब डॉलर इंडेक्स हम देखते हैं कि 2 साल की ऊंचाई पर चला जाता है और बाकी कमोडिटीज भी उसके साथ साथ महंगी हो जाती हैं क्योंकि अब सप्लाई जैसे संकट बन रहे हैं, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये थोड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि पिछली बार भी 2008 में जब कच्चा तेल महंगा हुआ था तो खाने पीने की चीजें या बाकी कंजम्पशन रिलेटेड जो चीजें थी वो बहुत तेजी से महंगी हुई थी, और इस बार भी बिल्कुल वही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट संयुक्त राष्ट्र के जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनकी ये ब्रांच है, उन्होंने फरवरी के दुनिया भर के जो खाने पीने की चीजों की महंगाई का आंकड़ा जारी किया और वो रिकॉर्ड स्तर पर है। खाने के तेल
और डेयरी प्रोडक्ट साथ में अनाज की कीमतें जिस तरह से बेतहाशा भागी हैं, इस कारण से हम देख रहे हैं कि महंगाई की आग भड़कती दिख रही है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो हमने सामने रखी हैं, दो मेजर इवेंट्स अभी के और 2008 के लिहाज से, और उसमें साफ तौर पर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं बनते दिख रहे हैं। तो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं और इन्फ्लेशन का खतरा बन रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमने देखा ऑलरेडी बाजार पर भी इसका भारी इम्पैक्ट है और अभी भी वैसा ही भारी इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। शुक्रिया नेहा जुड़ने के लिए। और पिछली बार 14 साल पहले जब तेल इन लेवल्स पर था और अब में क्या सिमिलैरिटी है, एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके लिए थोड़ी देर में लेकर आने वाले हैं। पिछली बार जब तेल इन लेवल्स पर गया था तो क्या फिर इन्हीं लेवल्स पर लंबे समय तक रहा था या तेल की चार्ट ने कैसा बिहेव किया था, ये एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपके लिए अभी लेने वाले हैं। तो लेकिन ये भी एक अच्छी चीज जो नया बता रही कि 5 बार अब तक इतिहास में ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 20% से ज्यादा कच्चा तेल बढ़ा है, करेक्ट? यस। तो लेकिन आमतौर पर रेसेशन के वक्त ही बढ़ा है कच्चा तेल। सर 5 ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब साप्ताहिक आधार पर कच्चे तेल की कीमतें 20% से अधिक रही हैं। तो ये पिछले हफ्ते हमने देखा जब कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट 25% भाग गया था और जो यूएस क्रूड है वो 21% से अधिक वो समझ गया मैं। तो इससे पहले 5 बार ऐसा हुआ और उसमें से 4 में से 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब कभी भी हुआ है हम रिसेशन के आसपास रहे हैं या उस तरफ बढ़े हैं। तो वही ये समझने की मुझे कोशिश, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने क्योंकि आया देखो है। एक तो क्या है कि ठीक है 2 देश लड़ रहे हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है और उस हिसाब से कच्चा तेल बढ़ता है तो समझ में आता है कि सबको डर ही है। आज की तारीख में प्रोडक्शन बंद कर दिया तो सप्लाई बंद कर दी तो रशिया ने। सर कॉमन अंडरस्टैंडिंग वही होती कि या तो आपकी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए या फिर आपकी डिमांड बहुत तेजी से वापस आ जाए। इस बार वो तो था ही, क्योंकि डिमांड भी तेजी से वापस आई है, सप्लाई को लेकर भी कंसर्न्स रहे हैं। लेकिन ये जो फिगर और ये सिमिलैरिटीज जो आई हैं, रेसेशन के पहले कच्चा तेल क्यों बढ़ना चाहिए? ये लॉजिक समझ के बाहर है। ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि अगर रेसेशन आएगा या मंदी आएगी तो कच्चे तेल का तो मतलब डिमांड कम ही होना है, बढ़ना तो नहीं है। या फिर ये समझे कि कच्चे तेल का जब भाव बढ़ जाता है फिर रेसेशन आता है। दूसरा है। क्योंकि भाई अब जब कच्चा तेल आपके अफोर्ड लिमिट से बाहर निकल जाए, आप खरीद नहीं पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई अब ठीक है यार, नहीं कम इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो मतलब इस पूरी कहानी में जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ ये कि आमतौर पर कच्चे तेल में जब बड़ी बढ़त बनती तो उसके बाद मंदी आना शुरू होती इकोनॉमी में। अब वो इकोनॉमी की मंदी अमेरिका की हो सकती है, हमारी हो सकती है, दुनिया भर की हो सकती है। क्यों? क्योंकि महंगा कच्चा तेल कोई भी देश की इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी, एक्सेप्ट गल्फ कंट्रीज या जो देश कच्चा तेल बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन बाकी सबके लिए खराब खबर है, क्योंकि महंगा कच्चा तेल दुनिया में हर चीज़ की कीमत बढ़ाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल, डीजल और बाकी फ्यूल का, तो वो हर चीज़ कहीं एक से दूसरी जगह जाएगी तो उसमें कहीं कहीं डायरेक्टली कच्चा तेल इन्वॉल्व होगा ही होगा। उस लिहाज से जब कच्चा तेल बहुत बढ़ जाता है तो दो एक तो डायरेक्टली सबकी कॉस्ट बढ़ती है, एक इनडायरेक्टली सबकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है। तो उस हिसाब से बाद में जब कच्चे तेल में बड़ी तेजी बनती है तो मंदी बनने के आसार रहते हैं। ये लबुलबाब स्टैगफ्लेशन होता है, फिर उसके बाद डिफ्लेशन होता है, पता नहीं कौन कौन से फ्लेशन होते हैं। उधर ही पहुंच रहे हैं सर। क्या क्या नया नया और सीखना पड़ेगा। लेकिन आइए, कुछ खराब तो कुछ अच्छा भी है। अच्छा क्या है? जब कच्चा तेल इस तरह से तेजी से बढ़ता है, देखिए आज की पूरी कहानी कच्चे तेल पे ही है, इसलिए हम आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। जब कच्चा तेल बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है वही हम आपको बताने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च एक और आ रही है आपके लिए, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च आएगी थोड़ी देर में। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या होता है, और उससे आपकी बहुत ज़्यादा तस्वीर साफ होने वाली है। तो बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार भी इसलिए करना है, कुणाल जी, राकेश जी बेताब हैं बिगुल सुनने के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, देखिए एक छोटा सा करेक्शन है, बेताब है मार्केट के बॉटम भरने के लिए, कॉल देने के लिए बेताब नहीं है। और एज ऑफ नाउ जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो बिकवाली की राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स में एक ब्रेकडाउन है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए बिकवाली का यहाँ पर दबाव साफ देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और अब ये मंदी का संक्रमण जो है बड़े शेयर को चपेट में ले रहा है। रिलायंस पे शॉर्ट करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 2270 रुपए पर, 2270 पर स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 2190 रुपए का, 2190 का। इवेंचुअल टारगेट 2150 रुपए का। रिलायंस में गिरावट की आशंका है, बिकवाली की राय। ओके, तो कुणाल जी मासूम सा सवाल, ये 2150 के रिलायंस पे निफ्टी कहाँ होगा? 15,500? अनिल जी, हाँ अनिल जी थोड़ा बहुत गिरेगा। वैसे तो अनिल जी निफ्टी को नीचे लाने के लिए और भी बहुत से खलनायक हैं, तो रिलायंस की कोई खास दरकार नहीं है अनिल जी। बेचो ना, इसको क्यों बेच रहे हो फिर? नहीं अनिल जी देखिए, ये भी गिरेगा, सब गिरेंगे तो अनिल जी ये भी गिरेगा। ये थोड़ा लेट गिर रहा है, बाकी ऑलरेडी गिर चुके हैं अनिल जी। ओके, कौन सी वो अंग्रेजी में कविता होती थी ना, ऑल फॉल डाउन, हम्टी डम्टी। हाँ वैसा है, सबके सब स्टॉक नहीं रहे, हम्टी डम्टी। हाँ, स्टॉक नहीं रहे, हम्टी डम्टी हो गए सारे के सारे एक साथ। बिल्कुल, वो सब गिरे इसलिए हम भी गिरे। कितना भाईचारा है सारे शहरों में, ऐसा भाईचारा आपको कहीं और नहीं दिखेगा स्टॉक मार्केट के अलावा। तेज मतलब कंपनी अच्छी कर रही हो, खराब कर रही हो, मतलब ऐसा कि मतलब बंसल जी को तकलीफ है तो कुणाल जी को होनी है, कुणाल जी को है तो किरण जी को होनी है, वैसा हाल है। एक गिरता है, बोला मैं भी साथ दूंगा, मैं क्यों ना गिरूं। चलिए, सब अपना अपना साथ देना। सिर्फ 500 पॉइंट अब नीचे है निफ्टी और सिर्फ 2000 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, अब 1900 पॉइंट नीचे है। सिद्धार्थ जी, आपके भी कभी कुछ कहने का मन हो तो हाथ खड़ा कर देना, हमारा पूछने का आपको कोई खास मन है नहीं। अच्छा, बोलने की देर थी। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। अनिल जी, सब बिकवाली कर रहे हैं तो मैं कुछ खरीदना चाहूंगा, अगर बिगुल बजवा दे तो। क्या बात है, आप मेरा इशारा समझ गए, इसीलिए मैंने इशारा किया। मैंने कहा कोई तो चाहिए खरीदारी करने वाला भी। आइए बिगुल आपके लिए, और उसके बाद सचिन जी भी तैयार हो रहे हैं। बताएं सर। अनिल जी, जो अभी कच्चे तेल की आप स्टोरी कर रहे हैं, ये तो बेहतरीन स्टोरी और रिसर्च है, बट मैं न्यू ऑयल की बात करूंगा, नया कच्चा तेल, और वो है डेटा। और डेटा से लिंक स्टॉक लेके आया हूं, और वो है भारती एयरटेल। मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत गिरावट हो चुकी है, ओवर एग्जैजरेशन हो गया है बाजार में। यहाँ पे भारती एयरटेल जो है न्यू डेटा का स्टॉक है। डेटा आज न्यू ऑयल कहलाया जाता है, और भारती एयरटेल दिग्गज कंपनी है भारत की। 5G टेक्नोलॉजी, आरपू इंप्रूव होंगे, टैरिफ्स बढ़ेंगे, और ये जो नेगेटिविटी है ये कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है भारती एयरटेल पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर 3-4 महीने का पर्सपेक्टिव आप रखते हैं तो 800 रुपए का टारगेट रखना चाहिए, और अगर आप 12 महीने का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो 886 का टारगेट होना चाहिए भारती एयरटेल। मैं भारती एयरटेल को खरीदना चाहूंगा, जो जिसे हम डेटा को हम कहते हैं न्यू ऑयल। डेटा है न्यू ऑयल। पुराने ऑयल का क्या होगा? बस ये डेटा को कभी ऐसे पुराने ऑयल की तरह बढ़ाना गिराना मत, बस इतना ध्यान रखना सिद्धार्थ जी। डेटा के दम पर आपको भारतीय एयरटेल में करनी खरीदी है 800 और 886। ये ऊपर वाला टारगेट तो 886 ठीक है, नीचे वाला 800 ही है फाइनली, है थोड़ा ऊपर नीचे करना है? नहीं एकदम सही है, 800 है। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो 800 का छोटा टारगेट। आइए, आशीष चतुर्वेदी तैयार है आपको कच्चे तेल पर रिसर्च देने के लिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बिगुल सचिन जी के लिए, फिर चलेंगे आशीष के पास। बताएं सर। अनिल जी, सरप्राइजिंगली यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर काउंटर में काफ़ी रेयर फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक लगभग 4 दिनों से जो कंसोलिडेशन हुआ है वो काफ़ी हेल्दी कंसोलिडेशन रहा है काउंटर में अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर प्राइस फॉर्मेशन है, एक बुलिश हैमर यहाँ पर नजर आ रहा है डेली चार्ट पे। मुझे लग रहा है एक अच्छा बॉटम यहाँ पर मिल सकता है काउंटर में। लगभग 1860 1870 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1770 पे, एंड टारगेट ऑन द अपसाइड हो सकता है 1865 का। क्या बात है, बालकृष्ण भारतीय बी लेटर वाले स्टॉक थोड़े थोड़े तो ऊपर आ रहे हैं भाई, वेरी गुड। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आज इनकी कोई खबर भी आई थी ना, 500 MTPA का प्लांट शुरू करने की खबर आई थी, क्षमता शुरू करी है। हाँ, ये एक अच्छी खबर है कि वो एक प्लांट शुरू करने जा रहे हैं, उसके दम पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। अब आइए, जिन लोगों को कच्चे तेल की तेजी से डर लग रहा है, उनका डर हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
कच्चे तेल में जो तेजी हो रही है वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 127, 128, 130 डॉलर पर जो कच्चा तेल है उससे डरे, लेकिन ऐसा मत सोचे कि बस मतलब हमारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खराब। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे वजह है कुछ स्पेसिफिक दमदार रिसर्च, और ये रिसर्च हम आपको पूरी तरह से अच्छे से बताने जा रहे हैं कि पिछली बार जब कच्चा तेल 140 से 145 डॉलर पर पहुंचा था तो उसके बाद क्या हुआ, और क्या वैसा ही इस बार भी कुछ हो सकता है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है कच्चे तेल का बड़ा वाला लंबा वाला एकदम फर्स्ट क्लास चार्ट लेकर, और आप सभी महानुभावों से निवेदन है जिसमें कुणाल जी, राकेश जी शामिल होते हैं, सुमित जी का भी मुझे पता है, और बाकी जो भी लोग चार्ट्स देखते हो कच्चे तेल के तो वो जरा नज़र डाल लें। तब तक आशीष बताएंगे हमें कच्चे तेल की चाल के बारे में, ये बेहतरीन रिसर्च। आशीष बताइए सर। बाजार में फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन ब्यूटीफुल चार्ट जो अगर किसी चीज़ का है तो क्रूड का ही है, सबसे पहले वही सामने लेकर आते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट को हम विजिबली देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से 14 साल के हाईस को जो है करीब टेस्ट करने जा रहा है। 2008 के बाद 130 डॉलर के ऊपर जब निकला तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला, उससे पहले की तस्वीर है। लेकिन क्योंकि तेजी तो ऑलरेडी आ चुकी है तो अब यहां से संभावना किस प्रकार की देखने को मिल रही है। अगर आप फ्लैशबैक में जाकर देखें कि पिछली बार जब तेजी आई थी 2008 से पहले, तब किस प्रकार जो है क्रूड ने बिहेव किया था, इसे आपको बहुत समझना होगा। फिलहाल अगर आप देखें तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ब्रेंट ने जो है करीब करीब अगर आप देखें तो 130 डॉलर के स्तर पे फिलहाल चल रहा है, और 2008 के स्तर पर है। नहीं, 2008 में भी अगर आप देखें तो इसी स्तर पर था, और ये हुआ था करीब 21 मई 2008 को। लेकिन इसके बाद जो है 3 जुलाई के आसपास 2008 में अगर आप देखें तो क्रूड में जो है एक बड़ी तेजी आई, और आपको जो क्रूड का भाव है करीब 147 डॉलर के आसपास देखने को मिला। लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो आपको जो है टॉपिंग आउट के संकेत जो है साफ नजर आ गए, और ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो कंटिन्यूस एक गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट में हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है कि 80 डॉलर से चलता चलता जो क्रूड है वो आपको 130 पे दिख गया, तो अब यहां से कितना घबराना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी है जो मान रहे हैं कि जो प्रीवियस हाइज है एक बार के लिए हो सकता है इसे टेस्ट कर पाए, लेकिन टेस्ट करके वो टिक पाएगा कि वहां से गिरावट आएगी। इसी के ऊपर जो है हमारी रिसर्च है कि तेजी तो आती है, लेकिन जब करेक्शन और गिरावट आएगी तो किस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो तेजी का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफी धीमा था, लेकिन वहां से अगर आप गिरावट का ट्रेंड देखें तो कंटिन्यूस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 जुलाई को जो है 2008 को 147 का जो है स्तर छुआ था, और वहां से अगर आप देखें तो सितंबर में ही 100 डॉलर के आसपास आ गया था। करीब 47% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली सितंबर में, और फर्दर अगर आप अक्टूबर को देखें तो 70 डॉलर के आसपास जो है वो क्रूड आ गया। यानी इस रिसर्च से हम आपको यही बता रहे हैं कि तेजी से इतना डरिए मत, हो सकता है जब टॉपिंग आउट के संकेत आएंगे तो गिरावट भी इसी प्रकार से आपको क्रूड में देखने को मिलेगी। तो तेजी में जो है सीढ़ियों से क्रूड ऊपर गया, लेकिन सर नीचे आने के टाइम पे एस्केलेटर यूज किया, और अच्छे करेक्शन तेजी के साथ जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 100 दिन में आधा हो गया था लास्ट टाइम अगर आप देखें तो। बढ़ने में उस समय कितना टाइम लगा, कुछ आइडिया है? सर बढ़ने की जो रफ्तार थी वो ग्रेजुअल थी, जैसे जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे वहां से ईरान की तरफ से भी जो है प्रोडक्शन कम हो रहा था, बड़ा धीरे धीरे घटा जल्दी, घटा एकदम तेजी से नीचे आया, और इस बार बड़ा जल्दी है, बड़ा जल्दी मतलब क्या कोई बात नहीं, कुछ और तेजी से गिरेगा। हमने जो ये सारे इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं ये इसलिए रखे हुए हैं, जिन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होता हम इनको पूछ लेते हैं, है ना। आशीष पूछ लें। बिल्कुल सर। किसको पूछा जाए, आपकी पसंद का एक्सपर्ट बताइए, किससे पूछा जाए? सर क्रूड के लिए तो बंसल जी बहुत अच्छी तरीके से क्रूड के चार्ट्स देखते हैं। अच्छा। सुमित जी भी ट्रैक करते हैं, कुणाल सर भी करते हैं, मेरे हिसाब से हमारे सारे एक्सपर्ट कर रहे हैं सर, आप किसी को भी पूछ लो। देखो एक और नया नेता पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में देख लो आपके सामने, देख लो सुमित जी के बाद नहीं कुणाल जी के बाद सुमित जी के बाद जैन साहब बनने की तैयारी में, और जिस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दिया आशीष ने, पूरे वो कहते हैं पूत के पैर दिख रहे हैं पालने में, आगे बढ़कर ये देश को ही संभालेंगे। बताइए भाई, सबके लिए खुला छोड़ दिया आशीष ने, बोले सबको आता है चार्ट देखना, कच्चे तेल के चार्ट कौन बताएंगे? बताइए, हाथ खड़ा कर देखिए जरा, कौन बोलना चाहता है कच्चे तेल के चार्ट? अच्छा, सुमित जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले, सुमित जी बताइए। देखिए अनिल जी, अभी तो बिल्कुल ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के पीछे पीछे चल रहा है, और उसकी वजह से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादा देर ऊपर सस्टेन नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा तो फिर एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग, अच्छा सा करेक्शन क्रूड में हम देखेंगे। अभी ये बोलना डिफिकल्ट है क्योंकि चार्ट्स के ऊपर इसमें वन वे तेजी बनी हुई है। अभी फिलहाल अगर लेवल्स की बात करते हैं तो नाइमेक्स क्रूड के अंदर 120 डॉलर अभी इमीडिएट इसके अंदर सपोर्ट बनेगा। एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए
तो इसके बाद कम से कम 10 से 15 डॉलर का फॉल तो पक्का है, और 100 के नीचे आने पे 70 डॉलर के लेवल फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो वो आगे की स्टोरी है। फिलहाल ये मान के चले कि 120 के नीचे अगर ये बंद देता है तो 10 से 15 डॉलर का फॉल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से फिर क्रूड में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कोई पॉजिटिव संकेत देखने को मिला और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हुआ तो सडन सेलिंग आएगी क्रूड के अंदर। ये नाइमेक्स बता रहे हो ना आप? हाँ, नाइमेक्स क्रूड, नाइमेक्स। जय हो। ओके, बंसल जी। देखिए अनिल जी, क्रूड में एज ऑफ नाउ तो अप ट्रेंड के अंदर है। 133 से लेकर 137 डॉलर्स के टारगेट हैं, और जो मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं ये नाइमेक्स क्रूड के लेवल्स हैं। और अनिल जी खास बात क्या है, क्रूड जब गिरा है तो उसके अंदर हर गिरावट में, जितनी गिरावट अभी आशीष ने ग्राफ में दिखाई थी, हर गिरावट से पहले एक बुल ट्रैप नाम का अनिल जी पैटर्न होता है, तो वो बनता है। तो अनिल जी जितने भी पैनलिस्ट हैं जो क्रूड को देते हैं, सबको आप टास्क दें, देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जब क्रूड का टॉप आउट होता है तो बुल ट्रैप पैटर्न को सबसे पहले कौन पकड़ता है अनिल जी? ओके, बंसल जी ने दिया है आपको सबको काम, मैंने नहीं दिया है। और बंसल जी जो भी काम न करो इसको बिल्कुल क्लास लगा कर आप पूछेगा आगे कि बुल ट्रैप कब होता है, क्योंकि देखो मेरे को तो आता नहीं है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कब बुल ट्रैप हो गया, आपको पता भी चल जाएगा। कुणाल जी बताइए, क्रूड जैसे बढ़ा वैसे ही गिरेगा? अनिल जी देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, बाकी चीजें तो बंसल जी ने, सुमित जी ने कही हैं। मैं केवल एक चीज कहता हूं कि अनिल जी देखिए, आमतौर पर मेरा अनुभव ये कहता है कि जब कभी एक्सेलरेटेड मूव आता है, यानी कि जिस भी वस्तु की जो गति होती है उससे बहुत तेज वो भागता है, तो आमतौर पर रिवर्सल भी उतने ही शार्प होते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड मूव देखने को मिल रहा है। जब से $92 का लेवल पार हुआ क्रूड में अनिल जी, उसके बाद जो कैंडल का साइज है, वो कैंडल के साइजेस हमने पहले नहीं देखे क्रूड में कभी। तो मुझे लगता है अनिल जी उसी अनुपात में आपको गिरावट आते हुए दिखेगी। तो पूरी तरह मैं सहमत हूं, लेवल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और ट्रेंड के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो यह सोचकर शॉर्ट ना करें क्रूड को, लेकिन जब कभी करेक्शन आएगा तो करेक्शन भी स्विफ्ट और फास्ट होगा और काफी स्टीप होगा। तो इस कैंडल में वो दोनों चीज देखते हो कि कैंडल की लंबाई कितनी है और मोटाई कितनी है, दोनों देखते हो? बिल्कुल अनिल जी, पूरी पैमाइश करनी पड़ती है अनिल जी कैंडल्स की। अच्छा, हाँ ये बात तो सही है। एक तो बड़ी बड़ी कैंडल होती है ना जो। अनिल जी एक बात और है। जी जी बताए अनिल जी। अभी जो हमारे ट्विटर के साथी हैं, इन्होंने अनिल जी हमें दुरुस्त किया है अनिल जी। अभी हमने कहा हमटी डमटी ऑल फॉल डाउन होता है अनिल जी, रिंगा रिंगा रोजेज है अनिल जी वो। तो आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की नर्सरी वर्सरी में, मैं तो हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ा, मेरा तो कभी ऐसा मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि मुझे आता है। आप ही ने क्लेम किया था और साथ में दीपांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ। बट वैसे कुणाल जी को ये मालूम होगा ना वाली चीजें। कुणाल जी आपको पता इस समय तो सबसे ज्यादा अभी वो आपके छोटे कुणाल जी 3 साल के हुए कल परसों में। आप फिर क्या मतलब घर पे ट्यूशन बराबर नहीं दे रहे हो, आप ले भी नहीं रहे हो? अनिल जी मैं तो हाँ में हाँ मिला रहा था अनिल जी, आपने कहा तो मैंने कहा शायद आप ठीक ही कह रहे होंगे। वैसे आप कर तो ठीक ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, तो ये है कच्चे तेल पर पूरी की पूरी रिसर्च, इंटरेस्टिंग है। तो जब तक कच्चा तेल बढ़ रहा है देखें, गिरने लगेगा तो गिरावट भी शार्प होने के पूरे आसार हैं, जो पीछे वाला अब तक का हमने पूरा मामला देखा है। इस बीच टाटा मोटर्स इस लेवल पर भी किसी को 35 लाख शेयर बेचने थे, वो सक्सेसफुल हुआ बेचने में। खरीदा किसने? नहीं, सक्सेसफुल उसी का माना जाएगा जो बेच पाया। अब जिसने भी खरीदा वो अलग बात है, लेकिन जो बेच पाया वो सक्सेसफुल है। 6% नीचे है टाटा मोटर्स। आज भी टाटा मोटर्स पर किसी ने तो खराब राय दी थी, और फ्राइडे को मेरे ख्याल से वागले साहब ने कहा था। वागले साहब, टाटा मोटर्स शायद आपकी बिकवाली की राय थी फ्राइडे की, राइट? जी बिल्कुल। बताएं सर अब अपडेट। अनिल जी, गैप डाउन जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो खुल गया, कोई पैटर्न में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आज 400 के नीचे बंद होता है, जो मेरा मानना है होगा, तो फिर ये 360 365 तक जा सकता है। तो बाइंग की जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपका रिवर्स स्टॉप लॉस 405 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। देखिए इस पर डेज लो पर 390 का लेवल आ रहा है। 35 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे। आइए सुमित जी ने एक ट्रेड आइडेंटिफाई करा है, लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। 275 का अभी स्पॉट लेवल पे भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एचपीसीएल, हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो के अंदर कल का लो ब्रेक हो रहा है। एचपीसीएल के अंदर यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है।
स्टॉक के अंदर यहाँ से इमीडिएटली नीचे के अंदर 265 रुपीज से लेके 260 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस लगाना है 282.50 पैसे का लगाना है, यानी 282 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे 265 रुपए से लेके 260 रुपए तक के लेवल एचपीसीएल में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए 270 वाला पुट 13 रुपए 25 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 9 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट होंगे एचपीसीएल के 270 के पुट के, और फ्यूचर्स के अंदर 265 से लेके 260 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 65 से 260 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। एचपीसीएल इस पर है बिकवाली की राय, इस समय कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है बाजार में। आइए किरण जी और राकेश जी, कुणाल जी पसंद आए हैं इन्हें सिमिलर स्टॉक, बैक टू बैक बिगुल, किरण का कमाल और चार्ट कॉर्नर का। किरण जी आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं सर। थैंक यू दीप। देखिए एचसीएल टेक बाय करने की सलाह है। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी के द्वारा ये ट्रेड लेना चाहूंगा। एचसीएल टेक का 1160 का कॉल ऑप्शन जो 38 के आसपास मिल रहा है उसको बाय करने की सलाह है। 30 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 80 रुपए के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, यानी इधर से ऑप्शन लगभग डबल होता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो लगातार करंट मार्केट प्राइस से 1210 तक प्योर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। ये बहुत कम बार होता है और जिस तरीके से अनवाइंडिंग हो रही है, मेरा मानना है कि 1210 के टारगेट्स कैजुअली 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। 2 दिनों में प्रीमियम डबल होता नजर आ जाना चाहिए। 38 से लेके 80 तक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए 30 रुपए का। तो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड 1100 के कॉल खरीदने की राय है एचसीएल टेक। राकेश जी, कुणाल जी बताएं सर आपका क्या व्यू है? दिवांशु, हमारा भी व्यू खरीदारी क्या है। आईटी स्पेस पे हम शुरू से बुलिश हैं, विप्रो को रिकमेंड करते आए हैं और अब खरीदारी की राय है एचसीएल टेक में, जहां पर 1158 के अराउंड के लेवल्स में, कैश लेवल्स में एक नेकलाइन टूट रही है, एक ब्रेकआउट है, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर टू कुणाल जी। देखिए क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु। सारी पोजीशंस इस तरह की बनी हुई है। ब्रेकआउट हुआ है 1150 के ऊपर और ये स्टॉक जो है वापस से 1250-1300 के लेवल्स रिक्लेम करने के लिए एक मूवमेंट दिखा रहा है। बाय करके चले एचसीएल टेक को। स्टॉप लॉस रख लें 1145 का। पहला टारगेट होगा 1200 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1225 रुपए का। खरीदारी की राय है एचसीएल टेक में। ओके, तो यह आपके लिए एचसीएल टेक पर खरीदारी की राय, 1200 के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है। किरण जी 1100 का कॉल था सर, 1160 का कॉल बोला था सर आपने? 1160 का एट द मनी। ओके, एट द मनी 1160 का कॉल खरीद कर जाना है, किरण जी की राय। और 1200-1225 के टारगेट फ्यूचर्स में आप लगा सकते हैं। यह है राकेश जी, कुणाल जी की राय। एचसीएल टेक मोमेंटम में आ रहा है काउंटर। देखते हैं कौन सा स्टॉक पसंद किया है सचिन जी ने। बिगुल बीटीएसटीटी। उसके बाद हो जाएगा। हेलो जी बताएं सर आपका कॉल। या दीपांशु यहाँ पर खरीदारी करनी है एल&टी इन्फोटेक। इस पर्टिकुलर काउंटर में यहाँ पर वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 6200 के ऊपर। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इस बार 6360 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 6165 पे एंड खरीदारी करनी है एल&टी इन्फोटेक के फ्यूचर्स में। ये है आपके लिए राय इस समय सचिन जी की तरफ से। तो आईटी बैक टू बैक बाय कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा आईटी से सहारा भी बना है। निफ्टी 15800 के ऊपर आया है। आईटी के सहारे का बाजार से क्या मतलब निकालना चाहिए? 200 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आई है, यहां से क्या समझना चाहिए? आइए जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट। पूरा बैंक निफ्टी 10% बढ़ा है। हाँ नीचे से हाँ, 2000 पॉइंट घटकर 200 पॉइंट हो गया। आज के फॉल का 10% अच्छा लग रहा है सुनने में। एटलीस्ट कुछ बढ़त सुनने में तो अच्छा लगेगा। 10% बढ़ा है नीचे से, सुनने में कितना अच्छा लगता है। 2000 पॉइंट घट के 200 पॉइंट बढ़त तो अच्छे क्या बढ़ा है। मतलब वो वही वाला हाल है कि बॉल को आप 10 मालों से नीचे डालोगे तो 1 माला तो वापस ऊपर जंप करेगी, वैसे ही हाल है। चलिए पर स्ट्रैटेजी तो लें अनिल जी के साथ। आने वाली खुशी के लिए
ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। थोड़ी रिकवरी आई है सर हमारे बाजार में, जो आप हाईलाइट कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स भी 600 पॉइंट नीचे थे, अब 400 पॉइंट्स नीचे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स 1.5% कमजोर हैं। यूरोप के बाजार भी ऑलमोस्ट 5% नीचे हो गए थे, अब आप 3.5% नीचे देख रहे हैं। तो थोड़ी रिकवरी यूरोप में आई है, थोड़ी रिकवरी अमेरिकी फ्यूचर्स में आई है, और हल्की सी रिकवरी हमारे बाजार में भी आती हुई दिखी है। सर क्या स्ट्रेटजी है इसमें? हल्की पर रिकवरी तो है। आपको खुश करने के लिए बोला मैंने कि 10% रिकवर हुआ नीचे से 2000 के गट के 200। देखिए पहले निफ्टी की बात करें जी। 15,800 के नीचे बंद होने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है, मना तो नहीं करता, कम दिख रही है। 15,800 पर 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 16,000 के ऊपर बंद नहीं होंगे ये भी दिख रहा है, क्योंकि 16,000 के पुट पर 20 लाख शेयर, तो कॉल्स में 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो अब आज के लिए फ्रेश मजबूती आप तभी सोचिए, नहीं फ्रेश मजबूती नहीं, कमजोरी कम होना तभी सोचिए जब 16,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। तो अपसाइड दिख रही दीप 15,950 16,050 की रेंज में आकर अपसाइड आपकी वहाँ रुक जाएगी, ये निफ्टी पे दिख रहा है एक बार। और आज का हाई भी मेरे ख्याल से 15,950 ही है। जी हाँ, 15,944 है। नीचे कितना जा सकते हैं? अगर 15,800 3 बजे के पहले हम 15,800 के नीचे रहे तो दीप जो आपके लिए लेवल निकल कर आता है नीचे का, अगर 3 बजे तक आप 15,800 के नीचे रहते हैं तो आपका लेवल बनेगा 15,625 15,775 के आसपास का, ये समझ लीजिए। ठीक है। 15,711 का हम आज लो बना चुके, तो बेसिकली 15,625 15,775 जो 150 पॉइंट की रेंज है वो सपोर्ट आती है। तो 775 छोड़ भी दे 800 के आसपास, तो आप ये मान कर चलें 15,625 15,700 आपके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो नीचे में 15,625 15,700 है, ऊपर में 15,950 16,050 ये है आपके लिए निफ्टी के लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी, 33,000 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। 33,000 33,500 ये 500 पॉइंट की रेंज सप्लाई जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। 33,500 पर 17 लाख शेयर पुट में कॉल्स में आज ही इकट्ठे हुए। तो जब तक 33,000 के नीचे तब तक तो खराब जितने हैं ही हैं। 33,500 के ऊपर मजबूती का या हल्की रिकवरी का पहला संकेत आएगा। नीचे 33,000 के आसपास हल्का सपोर्ट है, 32,000 के आसपास हल्का सपोर्ट है, कोई खास दम है नहीं। बस एक ही चीज़ है दीप जो अच्छी है, बैंक निफ्टी भारी और सोल्ड है 0.43 के पुट कॉल रेशियो पे, जो मेरे ख्याल से हाल ही की ये मार्च 2020 के बाद का सबसे हाई लोएस्ट पुट कॉल रेशियो, जो मार्च और फरवरी में हुआ था ना, उस पुट कॉल रेशियो के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आ गया। निफ्टी में 0.74 है पुट कॉल रेशियो, ये भी लगभग ओवर सोल्ड हो चुका है। 0.7 के आसपास इसके नीचे आकर ओवर सोल्ड हो जाता है। तो मार्केट थोड़े ओवर सोल्ड जरूर हो गए। तो आज देखते हैं, सुबह ऐसा लगता है कि जो लो बनाए, और आज दोपहर की जो ये लो है 32,400-500 के आसपास का, और निफ्टी में 15,700 के आसपास का, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने पर शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़ी खरीदारी हो सकती है। बात तो ये नया करने की हिम्मत है नहीं जी, पॉइंट यही है। तो उछाल आए हल्के होते रहे, अगर मिले तो वही वाली चीज़ है, क्या करें, ऊपर हल्के होते रहे। वो अब क्या करेंगे, मतलब कुछ ऐसा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, रिकवरी आती 100-150 पॉइंट की आएगी भी, दिख रहा है ओवर सोल्ड है, हो सकता है 200 की जगह 300 पॉइंट की आ जाए रिकवरी। लेकिन रिकवरी 2 वजह से आएगी, एक तो किसी खबर से आएगी, और जब तक आपको पता चलेगा ये खबर है इसकी वजह से रिकवरी, तब तक 150 पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि वो रिकवरी आती थोड़ी देर में वापस आपके, वो जैसे ही रिकवरी हुई शॉर्ट कवरिंग फिर छोड़ देता है, करेक्ट, तो वापस आप नीचे आ जाते हो। तो कंफर्ट कॉन्फिडेंस है नहीं, बट ठीक है, बस इसका एक ही फॉर्मूला, अगर आपको शॉर्ट करना ही तो ऊपर के लेवल पर करें, इंतजार करें, नीचे में ना करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। डेटा थोड़े ओवर सोल्ड तो हो रहे हैं, लेकिन मेरी खुद की भी हिम्मत नहीं, मैं बोलूँ कि ओवर सोल्ड डेटा 100%, ये सब चीज़ें हम तेजी के मार्केट में बोलते हैं कि ओवर सोल्ड है, जितनी ताकत है खरीद लीजिए, वो करिए। वो अब ओवर सोल्ड मार्केट में 2 तरीका है, बहुत हिम्मत है तो स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा खरीद लें, बाकी एक ओवर सोल्ड मार्केट में जब रिकवरी आए तो उस रिकवरी में ऊपर में बेचें, अगर आप कर सकते हैं तो। समझ गया, ठीक है। क्या एनालिसिस करें डेटा का, बताइए मुझे, बड़ा बुरा सा हाल है, मतलब तेजी मंदी दोनों करना भारी काम है। आइए मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। स्वागत है बसीन साहब आपका, बताएं सर, पहले तो आपकी तरफ से अपडेट्स। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आईसीआईसीआई प्रू आपको दिया था और एलएनटी दोनों कायम है। आई थिंक मार्केट बहुत जोर से ओवरसोल्ड हो गई, और अब जो भी यूपी पंजाब का रिजल्ट आएगा और रात की डाउ वो सब प्राइस्ड इन है।
तो मेरे को लग रहा है आज नहीं तो कल, आज तो ऑफकोर्स हो चुका है, कल या परसों बहुत तेज रैली आएगी। तो और बैंक्स जो हैं वो ग्रॉसली ओवरसोल्ड हो गए। इवन दो देयर इज इन्फ्लेशन प्रेशर, द मार्जिन्स आर वेल सेक्लूडेड और कॉस्ट ऑफ मनी इज फॉल। साथ में अगर इन्फ्लेशन यहाँ रहेगी या क्रूड रहेगा, इट्स फॉर एन आर्टिफिशियल रीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई। नहीं तो वो फिर स्टैगफ्लेशन हो जाती है, फिर तो बॉन्ड यील्ड्स आपको 1.5 पे मिल जाएंगे। सो बोथ साइड्स कैनॉट बी देयर। There is geopolitical risk, and that's why people are taking chips off the table. If you are brave enough, you have to buy, because bravery चाहिए यहाँ पे rather than brains, I would say, क्योंकि bravery में ही आप कमा सकेंगे in this market अगर आवाज सुनते रहेंगे लोगों की टिप्पणी तो कभी नहीं कमा सकोगे। तो अब आपके लिए दो बाइज हैं जो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूँ। सर बताएं। अनिल जी, दोनों बैंक्स हैं और दिग्गज बैंक्स हैं। एक्सिस का अब हो गया विलय के वो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज द बेस्ट सूटर, और मुझे लगता है एक्सिस में जो वन टाइम प्राइस टू बुक है, आप अभी उसके इंश्योरेंस और बाकी बिजनेसेस का दे ही नहीं रहे हो प्रीमियम। तो मेरे को यहाँ से एक्सिस बहुत पसंद है 664-65 पे। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 645, बट 700 to 710 कैन कम वेरी फास्ट। दिस इज माई टॉप पिक। सेकेंड इज बैंक ऑफ बड़ौदा, 10 रुपए आज टूट गया है। ये कभी आपको यही मौका है जो आपको दिग्गज PSU बैंक फिर आप चेस करते रहते हैं। तो 90 का ये 91, 92 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 87 बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, टारगेट ऑफ 104, 105। बोथ दीज बैंक्स आर बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स एज फार एज रिजल्ट, और मुझे आगे भी लगता है ये आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, दो बैंक खरीदें। आज बैंक निफ्टी में 1800 पॉइंट का कट है और निचले स्तरों पर है, तो ऐसे में मौका है आपके लिए यहाँ पर खरीदारी करने का। निचले स्तरों से लगभग 300-400 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी हल्का फुल्का रिकवर हुआ है 100-125 पॉइंट के आसपास। धन्यवाद बसिन साहब, कल सुबह होगी मुलाकात। आइए तब तक मुलाकात कर लें एक बार सिद्धार्थ जी से सुपर सीड के बिगुल के साथ। सिद्धार्थ जी, कभी आज तक लाइफ में कभी शॉर्ट कॉल दिया है आपने? कभी नहीं दिया अनिल जी, तो कभी दूंगा भी नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। बताएं सर, क्या खरीदना है? अनिल जी, पहले तो एक अपडेट मैं धन्यवाद करूंगा किरण जी, राकेश जी, कुणाल जी का HCL टेक के लिए, HCL टेक पे, क्योंकि फ्राइडे को पिक ऑफ द डे मेरा HCL टेक था और 1160 के आसपास का ही टारगेट था जो अचीव हो गया। लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे 1550 के थे, तो धन्यवाद कबूल करें। और आज का जो स्टॉक है वो इसके करीब ही है, और वो है इन्फोसिस। एवरग्रीन कंपनी है, और ये बाजार के गिरावट में अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा करना है तो वो सदाबहार एवरग्रीन कंपनियों पे कर सकते हैं, और वो है इन्फोसिस क्योंकि जिसके नतीजे दमदार है, लीडिंग IT प्लेयर। अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत दमदार नंबर्स। $2.5 बिलियन का Q3 में इनके पास ऑर्डर बुक है। 25 बड़े बड़े डील है। ये डील तो हवा की नहीं है, ये एक्चुअल डील्स है जो एग्जीक्यूट होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं इन्फोसिस कितना बेहतरीन परफॉर्म करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। रोबस्ट डिमांड है, मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट है, और इनका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी देने का है, और टेक्नोलॉजी आज हर एक बिजनेस का बैकबोन हो चुका है। तो इन्फोसिस बहुत ही बेहतरीन कंपनी, एवरग्रीन, सदाबहार। 2230 का आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं रिकवरी या बाउंस बैक के लिए लेना चाहता हूं तो 1780 का टारगेट होना चाहिए। तो 2230 और 1780। ओके, तो नियर टर्म में अगर आपको टारगेट चाहिए तो 1780 का लगा लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो बढ़िया टारगेट आने सिद्धार्थ जी की तरफ से 2230 के लेवल से आपको आते हुए दिखेंगे। तो इन्फोसिस ये आपको रैली देगा। IT आउट परफॉर्म कर रहा है, इन्फोसिस, L&T टेक, साथ ही हमने देखा HCL टेक पर तो कंसेंसस बाय कॉल्स अभी अभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिखी थी। थोड़ा एक्शन इन सभी IT काउंटर्स में आ रहा है। विप्रो भी नीचे से रिकवर होकर एकदम सपाट हो गया है। TCS भी नीचे से रिकवरी दिखा रहा है। तो IT इस समय लीडरशिप बाजार की संभाल रहा है, और जो ये रिकवरी आई है उसमें एक बड़ा योगदान IT की तरफ से आया है। इस बीच सर हम बात तो कर रहे हैं कच्चे तेल की, और उसमें हमने बड़ा एक्शन देखा भी है, बट कच्चे तेल के दाम के साथ साथ खाने के तेलों के दाम में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। इनफैक्ट पिछले 15 दिन 2-3 हफ्ते का ट्रेंड देखें तो कच्चे तेल के दामों में भी एक बड़ा उछाल आया है। किस तरह का डिसरप्शन रहा है इस स्पेस में, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए
इस महीने अगर आप देखते हैं तो सारे जो खाद्य तेल हैं उनकी कीमतों में 10 से 12% तक के जो गेन्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और पहली बार हमने ये देखा है कि जो पाम तेल है वो इतना एक्सपेंसिव होता हुआ दिख रहा है। जो रूस और यूक्रेन के बीच में भी जो तनाव चल रहे हैं उसके चलते कच्चा तेल तो है ही, लेकिन खाद्य तेल की जो कीमतें हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और क्योंकि भारत खाद्य तेल का भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। भारत की जो टोटल कंजम्पशन है एडिबल ऑयल्स का उसमें से 60% से ज़्यादा जो खाद्य तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पाम तेल, इसके साथ ही सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन तेल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जब भी प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो FMCG कंपनीज पर सबसे ज़्यादा मार आती है। ऑलरेडी हमने तीसरी तिमाही में देख लिया था कि जितनी भी कंपनीज थी उनका स्टेटमेंट आया था कि क्योंकि पिछले एक तिमाही में कच्चे तेल के प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुके थे, ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट हैं वो काफ़ी बढ़ चुके थे और इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़े थे कच्चे तेल के चलते। तो इन सब के चलते इन्फ्लेशन कॉस्ट उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो रहा था। इस बार भी हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा वो अदानी विल्मर पर हो सकता है, रुचि सोया पर होगा, ब्रिटानिया, नेस्ले, मैरिको, DFM, ITC, डाबर जैसे स्टॉक्स है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। मार्जिन्स पर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और सारी कंपनीज अगर आप हिस्टोरिकल देखते हैं तो जब भी 10% to 12% तक का इम्पैक्ट आता है एक पूरे क्वार्टर में तो उनके जो मार्जिन्स हैं वो करीब 200 बेसिस पॉइंट से लेके 350 बेसिस पॉइंट का जो इम्पैक्ट है वो इनके मार्जिन्स पर आता है। तो इस वाली तिमाही में भी देखना होगा कि मार्जिन्स किस तरह से रहते हैं। तो FMCG पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख सकता है। सिद्धार्थ जी, और मार्जिन प्रेशर आने वाले समय के लिए FMCG के लिए सर? जी बिल्कुल, क्योंकि मार्जिन प्रेशर तो रहेंगे ही। और सबसे बड़ी चीज दीपांशु, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से वॉल्यूम्स भी जिस हिसाब से आने चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे थे। तो मार्जिन्स में प्रेशर और वॉल्यूम्स भी नहीं है तो मेरे ख्याल से डबल मार पड़ेगी। बट ये स्पेस तो भी सेफ हेवन माना जाता है, ऑल्दो वैल्यूएशंस महंगे हैं क्योंकि ग्रोथ है। बट मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मानता हूं कि एक आध क्वार्टर के लिए आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए क्योंकि मार्जिन्स प्रेशर रहेंगे। तो नजर रखिए FMCG काउंटर्स पर मार्जिन प्रेशर के लिहाज से एक और परेशानी वाली बात आ रही है। बट ITC आज वैसे होल्ड आउट कर रहा है, उतना बुरा रहा नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी से ज्यादा दूर नहीं है, एकदम सपाट ही है। किरण जी, 225 तो ITC है और उसी लेवल को होल्ड कर रहा है। ऐसे समय में जहां निफ्टी 4% अगर गिरे इंट्राडे में, ITC बिल्कुल मूव ना करे तो क्या वापस कॉन्फिडेंस आ रहा है या वापस एंट्री का लेवल आ रहा है सर? दीप देखिए, 210 से लेके 225 तक एक मूव आ गई है। ITC के लिए ये बहुत बड़ी मूव है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाए इधर के इधर 220 और 25 में, और उसके बाद अगर 25-26 लेवल्स निकल जाए तो मैं मानता हूं 240 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर मुझे उसके पहले अगर अच्छा खासा टाइम करेक्शन होता है तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है। अगर किसी ने पोजिशनली रखा है, अभी भी हमारा टारगेट 225 का बोला था वो हो चुका है। पर अगर किसी ने पोजिशनली रखा है तो 220 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किरण जी को मुझे ये पूछना, किरण जी क्या सोच के ITC दिया था उस दिन आपने? अनिल जी, जो सभी कॉल्स तो टेक्निकल्स और डेरिवेटिव डेटा देख के ही होते हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं होता। मैं तो फंडामेंटल्स कोई इमोशन नहीं, ऐसी कोई भावना ही नहीं जुड़ी हुई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं? सच्ची जी बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई भावना नहीं और कुछ नहीं। और एक रीजन जो मैंने परसों ही बताया था, मैं ITC में रुका था, उधर बहुत पैसा खर्चा किया था, तो मैंने कहा उधर अगर इतने पैसे खर्चे करते हैं ITC पे तो उधर से भी लेना चाहिए ITC से। हाँ, ये आइडिया ठीक था। आपने, जैन साहब ने, सबने ITC में, बहुत बढ़िया। अब आपको सब लोगों को मैसेज बहुत साफ है। जिन लोगों को लगता है वो ITC के शेयर लेके फंसे हुए, अटके हुए, बैठे हुए, चल नहीं रहा है, वो किरण जी और जैन साहब से सीखें और ITC के होटल में जाकर खर्चा करें, उनका बिजनेस बढ़े तो आपका शेयर चले। देखो, किरण जी ने तो करके दिखा दिया। किरण जी ने तो 215 वाला 225 दिखाई दिया। और बात करते थे 31 लाख शेयर्स के सौदे भी हो गए। हाँ, सबसे बड़ी बात देखो, आज के ज़माने में स्टॉक बिकता है। हाँ। ये बड़ी बात है। भाव आता है, सौदा होता है, स्टॉक बिकता है। ये बड़ी चीज़ है। चलिए, तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक आता हुआ ITC। आइए, पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही कर रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी।
बताएं सर। दिवांशु, पिक ऑफ द डे है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल पर खरीदारी की राय है। इसमें एक रिवर्सल बन रहा है, डेली चार्ट पे भी एक रिवर्सल कैंडल बनी है और इंट्राडे चार्ट पे तो ब्रेकआउट है। तो और मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सेल लेट मूवर है और नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है शॉर्ट टर्म चार्ट पर। ओवर टू कुणाल जी। दीपांशु, देखिए सबसे बड़ी तेजी आपको मेटल्स में देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए यहां से रिकवरी होती है तो उसकी अगुवाई मेटल्स करेंगे, और अगर कमजोरी भी बाजार में और गहराती है तो मेटल्स ही होल्ड आउट करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी सेल में हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 96 रुपए 65 पैसे पर, 96.65 पर छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 99 रुपए का, 99 है पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 100 रुपए 50 पैसे। सेल में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए सेल स्टील अथॉरिटी, जहां पर करके चलनी है खरीदारी। वापस 100 के करीब जाने को हो रहा है तैयार, 100 रुपए 50 पैसे का फाइनल टारगेट। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए BTST टीम। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर एशियन पेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसने अपने इंट्राडे लोज को होल्ड किया एंड 2700 के लेवल के ऊपर के अभी कोट्स आने चालू हुए, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर नजर आ सकता है अगले कुछ दिनों में। तो खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2665 पे, पहला टारगेट होगा अराउंड 2830 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2875 का। खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स। थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार बाजार में आपको आते हुए दिख रहे हैं। ओवरसोल्ड मार्केट है, अनिल जी कह भी रहे थे, एक बाउंस बैक के लिए शायद थोड़ा तैयार भी हो रहा है बाजार। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप वैसे ही देख रहे हैं। इंडेक्स पर फिलहाल उतना मूवमेंट नहीं हुआ है, बट स्टॉक्स की अगर बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स निचले स्तरों से सुधर रहे हैं। सेल में हमने एक्शन देखा है, जी एंटरटेनमेंट में हमने अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है। बलरामपुर चीनी इस समय बढ़िया मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी में एक अच्छा स्पाइक आया है। जरा चार्ट की राय लें, किरण जी बताएं बलरामपुर चीनी क्या चल रहा है सर? दीप, मेरे लिए पहले बिगुल बजवाइए। आइए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। बलरामपुर चीनी है जो खरीदना चाहिए। ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि इधर से बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी 436 कैश लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 427 पे रहेगा। 440 के ऊपर जैसे ही जाता है, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलेगा इधर। और मेरा पहला टारगेट 455 का रहेगा, दूसरा टारगेट 465 का रहेगा। तो इतने बड़े मूव्स है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि आपको ऑप्शन से के द्वारा भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको 435 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, जो कि करीबन 25-26 रुपए के आसपास मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस 22 का रखना चाहिए, और टारगेट्स के लिए आप 45 से 50 के टारगेट्स आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बलरामपुर चीनी बहुत ही अच्छा BTST ट्रेड रहेगा कल के लिए। बहुत बड़ा मूव आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो बलरामपुर चीनी पर रखिए नजर। एक एक करके कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर रिकवरी आ रही है और अच्छे मौके भी बन रहे हैं। बलरामपुर चीनी उनमें से एक काउंटर है। आइए देखते हैं क्या पसंद है जय ठक्कर को। करते हैं उनका स्वागत कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। हल्की सी रिकवरी स्टॉक्स में आ रही है, थोड़ी रिकवरी इंडेक्स पर भी है। 850 निफ्टी ने क्रॉस करा है। बैंक निफ्टी भी अब 700-750 के लेवल पर आ रहा है। क्या चल रहा है मार्केट में और क्या है स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू एनर्जी। इनफैक्ट दीप, मॉर्निंग में जो हमने 15,500 का पुट दिया था 117 पे, वो 168 तक चले गया था, 67-68 तक चले गया था। सो वहां तक का तो हमने अच्छा एक मूव मिला और हमने प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी। इनफैक्ट बॉब का हमने पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था दीप, 95 का 91 हो गया। देखिए स्पॉट में 9% प्लस वहां पे गिरावट देखने मिली। तो वो जो बैंकिंग में एक फॉल एंटिसिपेटेड था 32,500 से लेके 32,000 के रेंज में, वो हुआ एंड अब वो लेवल्स पर आ चुका है। सो दीप, आई वांट टू टेक अ चांस नाउ ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज 32,500 32,000 की जो रेंज है, आई वाज वाचिंग दैट क्लोजली, एंड वहां से अगर रिएक्ट कर रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक माइनर बाउंस बैक हमें देखने मिले टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 33,400। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन रहेगा।
सो यहाँ पे करना ही रहेगा कि आपको 33,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदना रहेगा, जो भी 493-94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप एक रेंज पकड़ लिए 493 से 500 की, वोलेटाइल है मार्केट, 493 से 500 की रेंज में आप ये बैंक निफ्टी का 33,200 के स्ट्राइक का पूरा कॉल ऑप्शन खरीदिए। एंड दीपांशु, जो उसके ऊपर में लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दैट वुड बी 667 एंड दूसरा टारगेट जो है वो 745। सो 667, 745 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है बैंक निफ्टी का ये 33,200 का कॉल और 10 मार्च की एक्सपायरी का। एंड यहाँ पे दीप आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 376 पर। सो ये रहेगा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल्स पर 32,500, 300 जो लेवल्स थे जो मैं देख रहा था, इनफैक्ट 32,000 भी था, बट देन नाउ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू में कॉल साइड जाना चाहूंगा। एंड ऊपर में हमें लगभग 33,400 तक के लेवल्स का एक बाउंस देखने मिल सकता है। एंड दैट्स द रीजन 33,200 के स्ट्राइक का स्ट्राइक चुना है। ओके, तो बैंक निफ्टी में फाइनली एक कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है, वो है 33,200 का। अभी आप चल रहे हैं 32,700 के आसपास। 33,200 का कॉल ऑप्शन ये इसी गुरुवार वाला है ना? हाँ जय जी बिल्कुल अनिल जी, ये 10 मार्च की एक्सपायरी का ही है। हाँ 10 मार्च वाला, ठीक है। हाँ, एक तो आजकल ये मार्केट इतना ऊपर नीचे तक डेट ही भूल जाते हैं कि 10 मार्च कब आने वाला है। हाँ, तो ये गुरुवार वाला 10 मार्च का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदिए। एक बाउंस बैक के लिए बाजार तैयार हो सकता है, ऐसा मानना है जय का। ओके, परफेक्ट। आइए, स्टील कंपनी में है जबरदस्त एक्शन, आज भी मजबूत है और रूस और यूक्रेन के संकट के चलते स्टील हो गया है महंगा। क्या है पूरी खबर और किन कंपनियों पर हो रहा है असर, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सर स्टील कंपनी सर सारे मेटल चल रहे हैं, सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और खासतौर पर स्टील में देखें तो थोड़ी तेजी देर से आई है। एल्यूमिनियम है, कॉपर के स्टॉक्स तो चल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि अब भारतीय जो कंपनीज हैं इन्होंने भी जो कीमतें करीब 5,000 रुपये प्रति टन तक जो है बढ़ा दी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ इसे अलाइन किया है। दरअसल अगर आप देखें तो जो रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, इसके चलते अगर आप देखें तो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि सभी मेटल्स की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है रूस और पूरे ग्लोबल ट्रेड में स्टील के ट्रेड की बात की जाए तो करीब करीब 12-12.5% का योगदान है। इसके चलते कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यूरोप में अगर आप देखें तो फिलहाल जो है स्टील की शॉर्टेज चल रही है और मांग दोबारा लौट गई है। भारत की भी सिचुएशन को एनालाइज करके देखें तो ओमिक्रॉन की जब वेव आई थी तब बात की जा रही थी कि थोड़ा सा गिरावट आई है, मांग हल्की हुई है, लेकिन दोबारा अगर आप देखें तो स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स की जो मांग है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसके चलते देखें तो घरेलू जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, लेकिन एक डाउन साइड भी है कि कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका जो लागत खर्चा है सभी स्टील कंपनीज का वो भी साइमल्टेनियसली कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो जो कोकिंग कोल की कीमतें हैं इसमें आपको 20% का इजाफा देखने को मिलेगा और भारत जो है पूरी तरीके से इंपोर्ट्स के ऊपर जो है रिलाय करता है कोकिंग कोल के लिए। 25 से 85% जो जितना चाहिए होता है कोकिंग कोल वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन सर इसके साथ साथ जो है लागत खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड लौट रही है। ये सभी जो स्टील कंपनीज है, टाटा स्टील है, सेल है, JSW है, सबके लिए बड़ा पॉजिटिव है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा मेटल काउंटर्स में इस समय बढ़िया मोमेंटम भी आते हुए दिख रहा है। सारे मेटल काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हिंडाल्को ऑफ कोर्स स्टील नहीं है बट टॉप गेनर है इस समय मेटल स्पेस पे। टाटा स्टील, JSW, सेल, JSPL ये सारे के सारे आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। मेटल्स पर रखें भरोसा, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है, ग्राफाइट इंडिया, जरा इसका चार्ट पुलअप करिए और उसके बाद HEG इसका चार्ट पुलअप करिए। ग्राफाइट इंडिया आप देखेंगे 4-5% की अच्छी तेजी, अब 3% हो गई है, बट HEG 12% ऊपर ये काउंटर आ रहा है और यहाँ पर भी कुछ एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आशीष इसे भी ट्रैक कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, इसमें भी एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि यूरोपियन कंट्रीज में भी देखें और खासतौर पर अमेरिका में, क्योंकि रशिया भी काफी बड़ी मात्रा में जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड जो है एक्सपोर्ट करता था, तो बाजार अब यह अनुमान लगाकर चल रहा है, पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो भी बड़ी कंपनीज को जो है डाइवर्ट होगी। और HEG में आप देख रहे हैं ज्यादा बड़ी तेजी आ रही है, क्योंकि ग्लोबली आउटपुट के लिहाज से भी अगर आप देखें तो HEG जो है बड़ा प्लेयर है, तो यहाँ पर इनके लिए जो एक्सपोर्ट के अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक देखिए बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, करीब 12% की तेजी है इसमें। सर तो एक पॉजिटिव इन स्पेस के लिए आ रहा है, रशिया के एक्सपोर्ट्स रुकने से भारतीय प्रोड्यूसर्स को इसका फायदा होगा। सत्य जी, HEG का चार्ट कैसे देखते हैं? 12% ऊपर।
देखिए डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जिस तरीके से एक एक्सपांशन हुआ है डिस्पाइट वीकनेस इन द मार्केट, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया रिबाउंड बन सकता है एंड लगभग 1540 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न इवॉल्व हो रहा है। पहले ही दिन अगर 12% की अपमूव आ रही है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यही संकेत आ रहे हैं कि जल्द ही एक अच्छी इम्पल्सिव मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में नज़र आ सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 1180 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगभग एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1540 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़रूर मौका ढूंढना चाहिए खरीदारी करने का 1540 के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए HEG, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है स्टॉक। आइए देखते हैं सिद्धार्थ जी ने क्या आइडेंटिफाई करा है। फ्रेश पिक उनकी सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, आपने अभी जो जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसी पे ही है, और वो है ग्राफाइट इंडिया। क्योंकि ग्राफाइट इंडिया बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इलेक्ट्रोड्स, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के स्पेस में, और आशीष ने बिल्कुल सही रिसर्च पुट अक्रॉस की है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है नीडल कोक, जो इनका एक रॉ मटेरियल है। उसके प्राइसेस अब थोड़े से शांत है, तो ये एक रॉ मटेरियल के इनपुट प्राइसेस के हिसाब से ग्राफाइट को फायदा मिलेगा। प्राइसेस की बढ़ोतरी तो होगी। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स का, और इसकी सप्लाईज बहुत शॉर्टफॉल में है। तो ग्राफाइट डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहां से खरीदने लायक। अगर पर निवेश करना चाहिए 652 के टारगेट के लिए, 652 के टारगेट के लिए ग्राफाइट पे खरीदारी करनी चाहिए। एक और चीज ऐड करूंगा, क्योंकि ग्राफाइट और HEG दोनों ही जो कैटेगरी है वो हाई बीटा है, बहुत अग्रेसिव होता है। तो जो अग्रेसिव इन्वेस्टर या ट्रेडर है वही इस पे काम करे। तो ग्राफाइट इंडिया पर करनी है खरीदारी। 652 का टारगेट। HEG ग्राफाइट दोनों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सिद्धार्थ जी से ज्यादा एग्रेसिव थोड़ी है। हाँ उनसे ज्यादा तो नहीं। हाँ, सिद्धार्थ जी ने भी बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट है। मैंने तो आज तक सेल कॉल कभी दिया नहीं, आगे दूंगा नहीं, बराबर ना। तो सिद्धार्थ जी से ज्यादा एग्रेसिव तो है नहीं। मैं भी एग्रेसिव होना चाहता हूँ। वही मैं बोल रहा था, थोड़ी देर में आपकी तरफ से भी एक कॉल आ रही है। हाँ, मैं भी एग्रेसिव होना चाहता हूँ। आपकी इजाजत तो हो जाऊँ। तैयार है सर? सुपर यार होके तो क्या है, मतलब तैयार ही है। सही समय कर लो। चलिए अनिल जी की तरफ से कल के 2 सर। एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल है निफ्टी पे खरीदारी करने का। ओके सर, ठीक है। 16,840 के आसपास स्पॉट लेवल चल रहे हैं निफ्टी में। सॉरी 16,840 के आसपास। 16,000 की आदत जा नहीं रही भाई। देखो आप एडजस्ट कर लो थोड़ा, तो आप भी करो एडजस्ट। मैं 15 बोलूँ तो 16 समझ लेना, 16 बोलूँ तो 15 समझ लेना, फिर भी यही बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और डीप खरीदारी करनी है 16,000 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर। 16,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का एक कॉल ऑप्शन है 16,000 का, जो 155-160 रुपये की रेंज में मिलेगा आपको इस वक्त। इसी एक्सपायरी वाला, परसों गुरुवार की एक्सपायरी वाला 10 तारीख, जो भी अभी जय ने बताया वही 10 तारीख। यहाँ खरीदारी करनी है। 120 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगे, यानी कि आपकी 25 से 30 पॉइंट की रिस्क है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है, हाई, क्योंकि अब मार्केट ऐसा ही है। तो 120 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर का टारगेट 200, 225, 250 और 300, ये 4 टारगेट हैं जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। स्टिक 30 रुपये से ज़्यादा की रिस्क मत रखिए। जहाँ भी आप खरीदें 30-35 पॉइंट से ज़्यादा कीमत रखिए। 16,000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं अब से लेकर गुरुवार तक। अगर आज ही पैसा बन जाए तो आज 3:30 बजे तक थैंक यू कर लीजिए। और अगर आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूँ, 15,700 आज का जो लो है, स्पॉट लेवल का लेवल बता रहा हूँ। अभी स्पॉट पे 15,835, 15,840 के आसपास चल रहा है। 15,700 का आप स्टॉप लॉस रखिए, यानी कि 150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। और ऊपर का टारगेट जो बनेगा 15,950, सॉरी 15,950, 16,000 और 16,125, ये आपके लिए लेवल्स हो सकते हैं। एक बार अगर कोई शॉर्ट कवरिंग ओवरसोल्ड बाजार में रिकवरी आती है आज या कल में, तो एक बार आपको 15,950 से 16,125 की रेंज तक ले जा सकता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगी, या तो 15,950 पे, या 16,000 पे, या 16,125 पे। वहाँ तक के लिए एक रिकवरी के लिए हम ये देख रहे हैं। तो और अगर आज ही 40-50 पॉइंट बन जाता है एंड तक, तो आज भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी भी 15-20 मिनट है और आजकल 50 पॉइंट में। बट अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो 120 का स्टॉप लॉस जो है 16,000 के कॉल ऑप्शन का, वो आपको रखना ही रखना है, ये ध्यान में रखिए। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ठीक है सर। एक कॉन्ट्रा कॉल है।
हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न। चलिए, तो काउंटर कॉल आ रही है बाजार पर थोड़ी थोड़ी और अच्छी बात दीप है कि देखो बैंक निफ्टी संकेत दे रहा है जी। बैंक निफ्टी में आप देखिए 2000 पॉइंट से ज़्यादा कमजोर था, अब कमजोरी 1600 पॉइंट की बची, तो लगभग 400 450 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में आई है। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो चलिए अच्छी रिकवरी आ रही है चुनिंदा काउंटर्स में, स्पेसेस में, बाजार में भी, और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो एक काउंटर कॉल अनिल जी की तरफ से जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहां पर और आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एचईजी ग्राफाइट की हमने बात करी, दोनों में अच्छी मूव है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये एक और काउंटर है जिसमें आपको अभी अभी एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का चार्ट देखें सर, बहुत ही बड़ा स्पाइक आया अभी अभी। बिल्कुल ठीक है दीपांशु, एक ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिखा है और इंट्राडे चार्ट में लगभग आप देखिए 30-40 रुपए की तेजी कुछ ही मिनटों में आई है। तो डेफिनेटली नीचे के लेवल्स पर इंट्राडे चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना है और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस 1155 के आसपास चार्ट पर दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है 1155 1160 के लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। ये लेवल पार हुए तो जो कंसोलिडेशन है वो पूरा हो जाएगा और फिर आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो वेट एंड वॉच करने की राय है, नई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं। सचिन जी, टीसीआई एक्सप्रेस का चार्ट देखें, यहां पर भी एक वर्टिकल स्पाइक आ रहा है। दीपांशु, यहाँ पर फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन बैंड में ही है काउंटर। इनफैक्ट पिछले 15 दिनों से 1810 के आसपास इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। नीचे सपोर्ट काफ़ी अच्छी तरह प्लेस्ड है अराउंड 1670 1680 के आसपास। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में, बट 15 दिनों में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहाँ पर काफ़ी बड़ी हलचल है। मुझे लग रहा है जल्द ही ऑन द अपसाइड ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए 1670 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड पोजीशंस को थोड़ा सा अग्रेसिवली मैनेज करना चाहिए वंस स्टॉक 1820 के ऊपर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश कर देता है। तो लगभग मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी आ सकती है काउंटर में 2050-2060 के लेवल्स के लिए। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना है फिलहाल, बट जिस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ है मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। कुछ रिकवरी वाले स्टॉक्स में एक सरप्राइज नेम आया है बंसल जी, ग्लेनमार्क। इसको देखिए 2.25% ऊपर है। अभी रिसेंटली जब बाजार में थोड़ा यूटर्न आ रहा था तो ग्लेनमार्क भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर इस समय, कोई राय? देखिए दीपांशु, ग्लेनमार्क के अंदर ऊपर में 447 450 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। स्टॉक में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था। तो मेरी राय में दीपांशु, ग्लेनमार्क में खरीदारी की राय नहीं है। ऊपर में अगर 445 447 के स्तर मिलते हैं तो उछाल पे निकलना चाहिए और स्विच करना चाहिए मेटल्स के अंदर, या फिर पीएसयू स्टॉक जो है पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में स्विच करना चाहिए ग्लेनमार्क से। बट चुनिंदा फार्मा पर रखिए नजर, क्योंकि कुछ तो चल रहा है। ग्लेनमार्क, इप्का लैबोरेटरीज, सिंजीन, बायोकॉन, इन सभी काउंटर्स में आपने थोड़ी थोड़ी खरीदारी बनती हुई देखी है। ब्रेथ अभी बाजार का खराब है, कोई ऐसे शानदार रिकवरी नहीं आई है, बट चुनिंदा काउंटर्स में थोड़ा थोड़ा एक्शन आपको फिलहाल बनते हुए दिख रहा है। अभी कितना सस्टेनेबल है ये देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। और मेटल्स की बात निकली है तो नाल्को डेज हाई पर है। सुमित जी, नाल्को बाकी मेटल्स के मुकाबले वैसा बड़ा उछाल नहीं आया, बट इस समय अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है नाल्को। और एल्यूमिनियम की बात करें तो हिंडाल्को और नाल्को ही सबसे सामने आते हैं। क्या करना है नाल्को में सुमित जी? 130 132 के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे के अंदर 120 122 का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर में 130 132 के इमीडिएट टारगेट। 130 132 का लेवल टूटता है तो फिर फ्रेश रैली का नाल्को में शुरुआत होगा, तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह होगा। तो फ्रेश रैली उन्हीं लेवल्स के ऊपर से आएगी, बट फिलहाल पोजीशंस अगर आप चाहें तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस पर। कल्पतरू पावर, यहां पर भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी है। अभी बात भी कर रहे थे पावर स्टॉक्स की हम। सचिन जी देखें कल्पतरू पावर का चार्ट। दीपांशु, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है साइडवेज कंसोलिडेशन में ही लॉक्ड इन रहना चाहिए काउंटर। लगभग 400 के आसपास ऐसे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है, एंड ऑन द लोअर साइड लगभग 350 360 तक एक डाउन साइड अभी भी ओपन है। तो फिलहाल तो इसे अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है और थोड़ी देर दिनों के लिए इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन नजर आ सकती है। ओके, ये रहेगा आपके लिए कल्पतरू पावर। देखिए ध्यान से कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मूव आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है, जो हम सुबह रिपोर्ट भी कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी बात करी। अब व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति के साथ भी इन्होंने बातचीत करी
है। करीब 50 मिनट की ये बातचीत हुई थी। एक टेम्परेरी सीज फायर आज भी हम देख रहे हैं, लगातार तीसरे दिन जब कोशिश की गई है टेम्परेरी सीज फायर की, कुछ शहरों से लोगों को निकालने की कोशिश है, उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इस युद्ध का समापन करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है दोनों देश के नेताओं के बीच में। तो करीब 50 मिनट ये बातचीत आपने होती हुई देखी है। ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। 50 मिनट बहुत सारी टाइम तो ट्रांसलेट करने में लगता होगा, आधा टाइम तो उसी में जाता है। 15-20 मिनट की बात होती होगी, इसमें 50 मिनट लग जाते होंगे। करेक्ट। इफेक्टिव बात तो 15-20 मिनट की होती है नहीं सर? हाँ, वो तो ट्रांसलेशन में तो बहुत टाइम जाता है। हाँ, और उसको ट्रांसलेशन इजी भी नहीं है जी, है ना। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा अपडेट। भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश होती दिख रही है हमारी सरकार की तरफ से। और इसी सिलसिले में आज जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की साहब, उनसे भी बातचीत हुई है और अब पुतिन साहब से भी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। ये है आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट आगे का। हाँ, हल्की सी रिकवरी आई है दीप, 50 पॉइंट बड़ा है, थोड़ा हम बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी सर, बैंक ऑलमोस्ट 600 निफ्टी पॉइंट्स। बैंक निफ्टी वो जय ना थोड़ा बाजी मार गया आगे पहले। हाँ। मेरी नजर थी, आपकी मैं भी नजर सोचा था क्योंकि, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय ने दे दिया तो अपने पीछे पीछे निफ्टी ठीक है। जय, आई एम श्योर बढ़िया आपके जो कॉल ऑप्शन आपने दिया 33,200 वाला कुछ बड़ा भी होगा डेफिनेटली। जिस उस समय जो लेवल थे बैंक निफ्टी के, वहाँ से करीबन बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर आ गया है। 32,683 पर आपने दिया था, अब 32,983 के आसपास है, समझ लो 300 पॉइंट है। जरा एक बार अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी। अनिल जी, वो जो 493 के आसपास था वो कॉल ऑप्शन अभी 601 का हाई लगा चुका है अनिल जी। तो ऑलमोस्ट 108 पॉइंट ऊपर है अनिल जी हमारे रिकमेंडेड प्राइस से, 108 पॉइंट्स ऊपर है। सो जिन्हें भी वहां पे प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक करिए, तो ट्रेल कर ले। आई मीन स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर तो पोजीशन सेफ हो जाएगी इन दिस काइंड ऑफ वोलेटाइल मार्केट। अनिल जी 33,000 ऑलमोस्ट आ चुका है अभी, एंड और 400 पॉइंट, आई मीन 33,400 सोचा था मैंने कि बाउंस बैक में उतना हमें देखने मिले। सो और यहाँ से 400 पॉइंट्स अगर देखने मिलेंगे तो जो टारगेट्स है वो भी हासिल हो जाएंगे। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी 300 पॉइंट की मूव जय के रिकमेंडेशन के बाद। और उसके अलावा भी हम देख ही रहे हैं एक अच्छा एक्शन बाजार में, हल्की सी रिकवरी 4% नीचे है। ऐसा नहीं है कि कोई भाग गए हैं बाजार, बट डेफिनेटली थोड़ी राहत की बात आ रही है कि निचले स्तरों से करीब 500 पॉइंट्स की रिकवरी आपने इंडेक्स पर आती हुई देखी। आइए फिर क्या करके जाना है, कल की तैयारी कैसे करें, जानते हैं अनिल जी के साथ आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर डाउ फ्यूचर्स नीचे ही हैं, कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, बल्कि लास्ट टाइम से चेक करें तो डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट गिर गए। तो हमारे बाजार रिकवर हुए हैं, डाउ फ्यूचर्स उस समय में गिर गए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स गिर गए हैं, 1.5% नीचे थे, अब 2% नीचे हो गए हैं। और यूरोप के बाजार 4% तक नीचे हैं, कोई वहाँ पर रिकवरी नहीं है। 125 पर कच्चा तेल है, 2000 के पार डॉलर है, रिकॉर्ड लो पर रुपया है। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी बढ़कर 1.75% पर आ गई है। तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से रिकवरी आई है, बट एटलीस्ट थोड़ी तो रिकवरी है। क्या करके जाना है सर? ये वैसे तो कायदे से तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। देखिए इस तरह के मार्केट में अब 550 डाउ दिख रहा है, तो ये 550 नीचे बंद होगा कि ऊपर होगा कि क्या होगा, कल फ्यूचर क्या होंगे, और खुलने के पहले किसके क्या स्टेटमेंट आएंगे, क्या कोई मतलब तो है नहीं। देखो किसी को कुछ पता तो है नहीं, अंधेरे में सब निशाना मारना है, वैसा हाल है। तो या तो कुछ नहीं करना है, और जो करना है तो हमने जो बोला 16,000 वाला जो कॉल ऑप्शन है निफ्टी का वो, या फिर जो जय ने 33,200 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का बोला है। आपको अगर आपकी रिसेंट शॉर्ट है नीचे के लेवल की, तो एक बार शॉर्ट कम कर सकते हैं। डीप शॉर्ट है अगर कोई, जैसे डीप शॉर्ट से मतलब मेरा जैसे आप 16,000 के नजदीक हो, कोई 16,700-800 से शॉर्ट करके बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ता 200-300 ऊपर नीचे हो जाए तो। करेक्ट, डीप शॉर्ट वाला रुक सकता है लंबे के लिए। जो जिसने 16,250 भी बेचा हो परसों फ्राइडे को, तो उसको हल्की फुल्की शॉर्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए नीचे के लेवल पे। हल्के ओवरसोल्ड है, लेकिन ऐसा ओवरसोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि नहीं गिर सकते, बढ़ के वापस गिर सकते हैं। तो वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं कि बहुत कोई बड़ी वी शेप रिकवरी वाला है, उसके लिए न्यूज़ चाहिए, डेटा से नहीं होनी। डेटा से होनी है तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता था, अभी पूरा न्यूज़ ड्रिवन है। तो न्यूज़ कैसी आएगी क्या आएगी, बट खाली एक चीज़ दिख रही है, मार्केट को प्योरली एक बार खबर से हटा के देखें तो थोड़े ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस दे सकते हैं,
या तो आपके पास दो ही तरीका, या तो बाउंस के हिसाब से बहुत रिस्क ले सकते हो और खाली बैठे और कुछ नहीं है कि भाई मैं तो फरवरी की सीरीज में आखिरी दिन था उस दिन ही खाली हो गया, अब आज जीरो करके बैठा हूँ, तो हल्का सा लेके चले जाओ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और नहीं मैं तो पहले से पड़ा हुआ है गले गले तक, तो फिर कुछ नहीं, देखो आराम से। तो फर्स्ट प्रेफरेंस नोटा है, सेकंड प्रेफरेंस हल्की शॉर्ट है तो काट लेना, थर्ड प्रेफरेंस जिसको कुछ करना ही है तो कॉल ऑप्शन के जरिए थोड़ा सा खरीद के जाए, इतना सोता कि मन लगा रहे आपका सुबह सुबह वापस आपका मार्केट देखने की इच्छा हो, टीवी सेट खोलने की इच्छा हो, हमें सुनने की इच्छा हो, उसके लिए, और इस प्रोसेस में पैसा बन जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। क्या ऐसे मार्केट में आप करोगे तो, बट जिनको करना है उनके लिए राय, हल्की सी खरीदारी कर, अदरवाइज नोटा है क्या है। ठीक है, थोड़ा एक 600 पॉइंट रिकवर हो गया बैंक निफ्टी नीचे से आज के लो से, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी आपके लो से डीप करीबन 200 पॉइंट तो हो गया, बैंक निफ्टी भी ऐसे देखा जाए तो 200 तो हो गया, हमने 15,840 पे दिया है इसलिए अलग बात है, बाकी तो ऐसे देखा जाए तो 15,711 का लो बना के रिकवर हुआ है, करेक्ट, तो रिकवरी तो वहाँ से भी आई है, तो अच्छी। आज फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को जो मैंने कॉल ऑप्शन दिया है उसमें 40-50 पॉइंट बन जाए, अगर आपको लगता है कि ठीक है प्रॉफिट बन रहा है, रिस्क नहीं रखनी है तो ले लीजिए, कल की कल देखेंगे कहाँ जाने वाला है ये बाजार। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय। आईसीआईसीआई बैंक पर निचले, अब मैं निचले स्तरों से बात कर रहा हूँ, वैसे आपको ये सारे स्टॉक्स नेगेटिव ही दिखेंगे, 12 के 12 बैंक निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं, बट निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी कहाँ पर आई है? आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड, एक्सिस और एसबीआई, ये सारे दिग्गज बैंक हैं। एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर ये बाकी बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से आपने मूव देखी है। पर आज का डिजास्टर रहा है बंधन बैंक, बड़ा ब्रेकडाउन जो होता है, सारे बंधन तोड़ दिए नीचे के 7% सर बंधन। हाँ तो डिजास्टर, आरबीएल भी 6% गया था, 6% गया। हाँ। आज का मतलब जो टॉप लूजर है वो यही है। और अच्छा जय तैयार जैकपॉट शेयर के साथ, हाँ, चलिए जय के लिए बिल्कुल। जय जी बताइए जी। यानी जी आईटी स्टॉक्स तो काफी अच्छे फ्लेवर में है ही, बट बीईएल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है तेजी हो सकती है। 215 का कॉल खरीदे आप, 8 रुपए 30 पैसे से लेकर एनर्जी 8 रुपए 70 पैसे, इनफैक्ट ये रेंज में ले सकते हैं 8.30 टू 8.70, ये रेंज में आप लीजिए बीईएल का 215 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है जी। ये स्टॉक ऐसा है इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स जो ये फॉल में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे आईटी स्टॉक्स में हमें एनर्जी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और मैं लगातार वो रेकमेंड करते आ रहा हूँ और वहां पर अच्छी तेजी देखने मिल भी रही है। बीएल में मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी के ऊपर में देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के 228 से लेकर 243 तक के लेवल्स हमें दिखाया है, एंड अभी अगर आप देखें तो 215 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। सो ये एट द मनी कॉल ऑप्शन मैंने दिया है यहाँ पे। आपको नीचे में स्टॉप लॉस जो एनर्जी यहाँ पे इस पे लगाना होगा, दैट वुड बी एट समवेयर अराउंड 6.20 पर, 6 रुपए 20 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे। ऊपर में जो एनर्जी पहला टारगेट बन रहा है वो 12.75, दूसरा टारगेट बन रहा है 16 का, 12.75 एंड 16, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। बीईएल का 215 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इनफैक्ट टारगेट्स अनिल जो और भी अग्रेसिव हो सकते हैं, जस्ट दैट की वोलेटिलिटी के हिसाब से मैं थोड़े कंजर्वेटिव दिए, बिकॉज अगर ये 243 तक जाता है तो और अच्छे लेवल्स भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा है, अगर मार्केट में बाउंस आ गया तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। मार्केट में बाउंस आया तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। ये आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर जय का भरोसा आते हुए दिख रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में है बट अच्छी रिकवरी के साथ एकदम सपाट होने की तैयारी में है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार की रिकवरी में एक्टिव होते हुए दिखे। हनीवेल ऑटोमेशन एक और काउंटर है जहां पर निचले स्तर से रिकवरी आई है। कमिंस जिसके मैनेजमेंट से आज हम बात भी कर रहे थे, यहां पर भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा है ब्रॉडर मार्केट्स में, और ऑफकोर्स निफ्टी लेवल पर भी आप देख रहे हैं एक अच्छी रिकवरी बाजार में दिख रही है। तो बैंक्स का सपोर्ट है, बाकी निफ्टी के स्टॉक्स पर भी आपको बढ़िया मूव आती हुई दिखी है। एक राय लेना चाहूंगा गेल के चार्ट पर वागले साहब से। वागले साहब, गेल अच्छा परफॉर्मर रहा है आज के ट्रेड में, ओएनजीसी ऑफ कोर्स स्टार रहा, बट गेल में भी अच्छी मूव रही है। मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड दिखेगा सर इस पे? वागले साहब, गेल पर सवाल था। दीपांशु, ओएनजीसी और गेल दोनों मुझे अच्छे लग रहे थे। ओएनजीसी ने तो काफी अच्छी मूव दी, गेल में होल्ड नहीं कर रहा है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 160 के पार निकलेगा तो ये 170 तक जा सकता है। ऑब्वियसली ये डे ट्रेडिंग वाला काउंटर नहीं है। पोजिशनली अगर व्यू लेते हो और मार्केट हल्का सा संभलता है या निफ्टी थोड़ा सा बाउंस बैक देता है
तो डेफिनेटली गेल 170 तक जाना चाहिए। आप रादर 160 पार करने के बाद लेंगे अगर ट्रेडर है तो ज़्यादा सेफ रहेगा। पोजिशनली आपको अभी लेना है, थोड़ा सा नीचे आता है ऐड करना है, 152 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ ये है आपके लिए गेल पर राय वागले साहब की तरफ से। गेल, ओएनजीसी आज के स्टार्स रहे हैं ये सारे के सारे काउंटर्स, बट कमोडिटी लिंक्ड प्लेस पूरा एक्शन आज फिर से यहीं पर था। तो 13% के उछाल के साथ ओएनजीसी में बड़ा मूव आया है। हिंडाल्को अच्छा परफॉर्मर दिखा 6% लाइफ हाई पर। कोल इंडिया लंबे समय बाद 190 के लेवल्स आ रहे हैं। सरप्राइज मूवर भारती एयरटेल अच्छी मूव इस पर आई है। यूपीएल, एचसीएल टेक, सिप्ला, टाटा स्टील, इन्फी, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड आईटीसी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। तो 1:4 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बट चुनिंदा स्टॉक्स ने किया है अच्छी परफॉर्मेंस। इंडसइंड बैंक आज का डिजास्टर ये था, 7.5% नीचे। पूरे ऑटो पैक में कमजोरी आपने देखी। टाटा मोटर्स, मारुति, एमएनएम, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। इंडसइंड के साथ एक्सिस बैंक आज लुढ़का है। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई पर आपने दबाव देखा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक भी नीचे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में गिरावट आती हुई दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.5% नीचे था, इस पर भी आपने कोई सहारा नहीं देखा है। तो दिग्गजों पर प्रेशर और अक्रॉस मार्केट्स एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी, सिवाय 2-3 सेक्टर्स के पूरे बाजार में आज वीकनेस बनी है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो आज सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर जेके सीमेंट की थी। पेंट स्पेस में ये जा रहा है। वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल में तो अच्छी रैली थी, पर वोडाफोन आइडिया आज 7.5% गिरा है और मोर इंपॉर्टेंटली 10 का लेवल भी इसने तोड़ा है डाउन साइड पर। चोला इन्वेस्टमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, पिरामल एंटरप्राइजेस, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे के सारे आज के डिजास्टर्स रहे। इंडिया मार्ट 4000 के लेवल पर आ गया है, बड़ी गिरावट इस पर आपने देखी है। ओबरॉय रियल्टी, इस पर था प्रेशर। गोदरेज प्रॉप, डीएलएफ, कैश मार्केट की बात करें तो मैक्रोटेक और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये सारे स्टॉक्स फिसले हैं। यहाँ पर भी आपने काफ़ी दबाव बनते हुए देखा टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स की बात करें, अच्छी खबर कुछ स्टॉक्स के लिए आई थी जरूर। एचईजी, ग्राफाइट दोनों में अच्छी तेजी। पीएनबी हाउसिंग बोर्ड बैठक से पहले अच्छी मूव इस पर आई है। साइंट ये भी पॉजिटिव रहा। इसके साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स थोड़ी देर पहले बढ़िया स्पाइक इस काउंटर पर आपने बनते हुए देखा था, बट गिरावट भी हुई है। अरविंद लिमिटेड 10% लुढ़क कर ये बंद होते हुए दिख रहा है। धानी में आज फिर से गिरावट थी, 70 के नीचे आया है, 7% की वीकनेस इस पर देखी है। गुजरात गैस, इसमें आपने आज वीकनेस बनती हुई देखी है, ये भी काफी कमजोर था। फिनोलेक्स केबल्स भी 6.5% टूटा। केसी, यहाँ पर आपने गिरावट देखी है। सोमानी सेरामिक्स, ऑफकोर्स कच्चे तेल की बात करें तो स्पाइस जेट पर भी नजर डालती है, जो आज 6% नीचे बंद हुआ है। रेमंड भी 5-5.5% नीचे बंद हुआ। तो अनिल जी, ओवरऑल अच्छी बात है कि एटलीस्ट निचले स्तरों से रिकवरी है। जो आप सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहे थे, वहां पर अच्छी मूव आई है, बट टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड निफ्टी कमजोर है। बैंक निफ्टी रिकवरी वाइज ऑफकोर्स बैंक निफ्टी अच्छा रहा है, बट स्ट्रेंथ वाइज निफ्टी कम गिरा है, बैंक निफ्टी कम गिरा है। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई आज 3:30 बजे। आज सुबह हमने कहा था कर्कश आवाज घंटी की, आज अब जाके मधुर आवाज है। अब से लेकर कल सुबह 3:30 बजे, कल सुबह 9:15 बजे तक मार्केट स्टेबल रहेंगे, बशर्ते कि सुमित जी और कुणाल जी ऐसे लोग बार बार एसजीएक्स निफ्टी को घूरते ना रहे। कुणाल जी स्पेशली, कुणाल जी, नई नई बीमारी सुमित जी की लगी ना ये वीकेंड में। हाँ सुमित जी, आपने शुरू किया नया एसजीएक्स देखना? नहीं जी, नहीं देखूंगा मैं। अरे ऐसा थोड़ी है, एक बार डाटा उसमें आप सुधर जाते हैं, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। 2-4 बार तो गलती करो तो हमको भी मजा आए थोड़ा कुछ कहने का। एक ही बार में ऐसा कुछ तो सीखो आप बंसल जी से। तो चलिए आज की प्रोविजनल क्लोजिंग देख ली जाए। प्रोविजनल क्लोजिंग है 366 पॉइंट नीचे, 15,880 के आसपास ये निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी 32,909 के आसपास 1500 पॉइंट के नुकसान के साथ। लेकिन आइए उससे पहले रिलीफ दी जाए हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, जो दिन भर अपना मतलब पूरा का पूरा समय, अपनी एनर्जी और अपनी एक्सपर्टाइज हमारे दर्शकों को दे चुके हैं। अब वक्त है उनके लिए थोड़ा आराम करने का, तरोताज़ा होने का। मेडिटेशन कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। हाँ, अभी से नहीं, सुमित जी घर जाने के बाद। हाँ, ना, और सुबह आराम से अच्छी लंबी बढ़िया साउंड स्लीप लेकर आइएगा। पता नहीं किस किस चीज़ों से 2-2 हाथ करना पड़े, अच्छी या बुरी खबरों से, तो उसकी रखिएगा तैयारी। फिलहाल विदा लेंगे आप सभी से। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिद्धार्थ जी, और साथ ही हमारे सचिन जी और किरण जी, आप सबका भी दिल से धन्यवाद समय देने के लिए हमारे लिए। आइए मुझे और दीप को भी दीजिए इजाज़त।